Welcome to Infinite Novel World. Dive into endless stories, fantasy, romance, mystery, and adventure, brought to life as immersive audiobooks. Your next adventure starts here. अध्याय 201 बहस। सुबह की सुनहरी धूप महल की इमारतों पर बिखरी हुई थी और तड़के का राजमहल शुभता की तेज आभा फैला रहा था। लोकरण के शब्दों पर आदित्य सिंह ने हल्का सा सिर हिलाया। वह तोपें शाही सुरक्षा दल को देने से सहमत नहीं था, लेकिन लोकरण के जागीरदारों पर अविश्वास को वह सही मानता था। यह एक वफादार सेनापति की सोच थी और इसी कारण लोकरण को अपने पक्ष में करना आवश्यक था। ये तोप निर्माण तकनीक मैं किसी को नहीं दूंगा, आदित्य सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा। राजकुमार, ये लोकरण हक्का बक्का रह गया, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। यदि राजकुमार जागीरदारों को तकनीक न दें तो बात समझ आती थी, लेकिन शाही सुरक्षा दल को भी नहीं, ये वह समझ नहीं पाया। पीछे खड़े लवेश ने चैन की सांस ली। उसे सच में डर था कि राजकुमार बहुत जल्दी मान न जाएं। दूसरी ओर लोकिन गहरी सोच में डूबा था। लोकरण का ये प्रतिक्रियात्मक गुस्सा वैसा ही था जैसा आदित्य ने सोचा था। जब वह दरबार में यही बात कहेगा, मंत्रियों की प्रतिक्रिया इससे ज्यादा तीखी होगी। लेकिन उससे पहले दरबार में लोकरण का समर्थन पाना अत्यंत आवश्यक था। आदित्य ने समझाते हुए कहा, सेनापति, आज का राजदरबार अब असली राज का दरबार नहीं रह गया है। ऐसे में शाही सुरक्षा दल को कैसे शाही कहा जाए? सच सच बताइए, क्या सुरक्षा दल पूरी तरह राज परिवार के प्रति वफादार है? लोकरण तुरंत चुप हो गया। अंततः उसने स्वीकार किया, ये सच है। सुरक्षा दल के कई अधिकारी अन्य जागीरदारों के घरानों से आते हैं। तो यदि ऐसा ही है तो सुरक्षा दल को तकनीक देना जागीरदारों को देना ही हुआ, आदित्य बोला। लोकिन सहमत हुआ। बिल्कुल पिताजी, राजकुमार सही कह रहे हैं। यदि ये तकनीक जागीरदारों के हाथ लग गई तो जंगली कबीलों तक भी पहुंच जाएगी। और जब तोपें उनकी घुड़सवार सेना के साथ मिल जाएंगी, तब महान आर्यवर्त की मुसीबत और बढ़ जाएगी। तो क्या राजकुमार तकनीक अपने पास ही रखने का इरादा रखते हैं? अभी भी लोकरण असहज था। युद्धपक्षी दल को तोपों में उत्तर की ओर पलटवार की उम्मीद दिखी थी और राजकुमार की यह बात उस उम्मीद के विरुद्ध लग रही थी। आदित्य हल्का सा हंसा। सेनापति, चिंता न करें, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। चाहे शाही सुरक्षा दल हो या उत्तर के जागीरदार, उन्हें तकनीक नहीं, तोपें चाहिए। तकनीक जंगली कबीलों तक न पहुंचे, इसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान किंगपुर ही है। जहां तक तोपों की बात है, उन्हें मैं दरबार और उत्तरी तीनों लाडों को बेच सकता हूं। यह क्या कम उदारता है? आखिरकार ये तोपें किंगपुर के अस्तित्व का प्रश्न है। लोकरण को तुरंत राहत मिली। कम से कम राजकुमार उसकी सोच से इतना कठोर नहीं था। वह जो कह रहा था उसमें तर्क था। यदि तकनीक फैल गई तो लाभ से अधिक नुकसान होगा, खासकर राजधानी की वर्तमान स्थिति देखते हुए। राजकुमार न्यायप्रिय हैं। मैंने आपको गलत समझा, लोकरण बोला। कुछ नहीं सेनापति, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दरबार में मैं अकेला हूं। मैं ये बात खुद कह दूं तो विवाद खड़ा होगा। इसलिए चाहता हूं कि आप दरबार में मेरी ओर से तर्क रखें। निश्चिंत रहें राजकुमार, मैं दरबार में आपकी ओर से तर्क रखूंगा, लोकरण ने तुरंत कहा। आदित्य संतुष्ट हुआ। अब जब तोपें दिख चुकी थी, उन्हें पूरी तरह छुपाना असंभव था। स्वयं महाराज विक्रम सिंह भी शांत नहीं रहते। वे निश्चित रूप से एक तोप दस्ते का गठन करवाना चाहेंगे ताकि सुनहरे कबीले पर दबाव बने और वार्ता में शक्ति और तोपें राष्ट्रीय हित से जुड़ी थीं। यदि आदित्य यहां कोई गलत कदम लेता तो उसकी निंदा होती, जो उसके सूबे के विकास के लिए अत्यंत हानिकारक होता। इसलिए युद्धमंत्री झनकर, पांडुराज, नीरज बेन और अन्य सलाहकारों से चर्चा कर आदित्य ने तय किया, तोपें बेची जाएंगी, लेकिन तकनीक नहीं। इससे नैतिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से वह सुरक्षित रहेगा। और इतिहास में सबसे अधिक लाभ किसमें होता है? हथियार बेचने में। एक बार तोपें बिक गईं तो पगोले और बारूद नित्य उपयोगी सामग्री हैं, रख रखाव अलग खर्च। इससे उसकी सैन्य कार्यशालाएं लाभ में आएंगी, जो आगे तकनीकी विकास और नए हथियारों के लिए धन देंगी। और एक बार जब उत्तरी जागीरदार उसकी तोपों पर निर्भर हो जाएंगे तो वे उससे डरेंगे भी। क्योंकि यदि उसने नई तोपें बेचना बंद कर दिया तो उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। खासकर जब शाही सुरक्षा दल पहले तोपें ले लेगा, जिससे शक्ति संतुलन बदल जाएगा। संक्षेप में, आदित्य उनकी नब्ज थाम लेगा, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। सबसे ताकतवर तोपें वह कभी नहीं बेचेगा। जैसे आधुनिक हथियार निर्यात एक्सपोर्ट संस्करण ही भेजा जाता है। यदि उसकी असली तोप 3 कोस दूर तक मार करती है तो वह सिर्फ 1-2 कोस वाली बेचेगा। फिर जब उसकी नई तोपें और दूर मार करने लगेंगी, उसी को बेच देगा। इस प्रकार हर उन्नयन के साथ नए ऑर्डर और धन का स्थिर स्रोत। इन बातों पर चर्चा करते हुए चारों चेंग प्रकाश सभागृह पहुंचे। अब तक दरबार शुरू नहीं हुआ था और मंत्रीगण छोटे समूहों में चर्चा कर रहे थे। जैसे ही आदित्य आया, सभी की आंखें उसी पर टिक गईं। कई सेनानायक उसके पास आकर मिलने लगे। आदित्य अधिकांश को नहीं पहचानता था, फिर भी सम्मानपूर्वक सबको अभिवादन करता गया।
भतीजे, अरे मेरे प्यारे भतीजे। भीड़ चीरते हुए एक मोटा सा आदमी आगे आया। ये था राजकुमार वयसमीर। भतीजे, मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वयसमीर ने आकर आदित्य के कंधे पर जोर से हाथ पटका, मानो बहुत स्नेह दिखा रहा हो। आदित्य दर्द से हल्का सा सिकुड़ गया। कानपुर विजय ने आदित्य को महान यश दिलाया था और वयसमीर ने भी इसका भरपूर लाभ उठाया था। उसे पहले ही फैंगदेश द्वारा खबर मिल चुकी थी कि वयसमीर ने महाराज को लंबा पत्र लिख भेजा है, जिसमें उसने बताया कि कोयला, लोहा और शोरा उसने ही भेजा था, स्पष्ट रूप से अपना श्रेय लिखवाने के लिए। अब वह आदित्य से मिलने को बेकरार था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे दरबार में आदित्य का समर्थन न मिले। वह कल ही आना चाहता था, लेकिन आदित्य पूरा दिन महल में था और रात में कर्फ्यू लग गया, इसलिए वह बाहर नहीं निकल सका। ताऊ जी, यदि कल कुछ काम न पड़ जाता तो मैं स्वयं आपके महल आता। कानपुर विजय आपके द्वारा भेजी गई सामग्री के बिना संभव न थी, आदित्य ने विनम्रता से कहा। उसे वयसमीर के आशय भली भांति पता थे। अब जब कानपुर सुरक्षित था, आदित्य अर्थव्यवस्था बढ़ाने की योजना बना चुका था और वयसमीर से सहयोग आवश्यक था। चाहे एक दूसरे से मन ही मन नफरत ही क्यों न हो, पैसे के मामले में सभी को दोस्ती का दिखावा करना ही पड़ता है। अध्याय 202, दरबार की बहस। चिंग हॉल में तेज ठहाकों की गूंज फैल गई। वेई के राजकुमार के चेहरे पर पूरी खुशी झलक रही थी। आज शाओमिंग ने अनायास ही उसे सम्मान दे दिया था। वह शाओमिंग को एक तरफ खींचकर बोला, भतीजे, कांगजोऊ की यह महान जीत, तुम ही इसके असली नायक हो। लेकिन तुम्हारे शाही चाचा ने भी अनाज, धन और रसद में बहुत मदद की थी, इसलिए थोड़ा श्रेय मुझे भी मिलना चाहिए। बाद में दरबार में मेरे ऊपर थोड़ा नर्म रहना। शाओमिंग ने विनम्रता से उत्तर दिया। तीसरे शाही चाचा, इस बार पिता ने हम दोनों को छिंगजोऊ की रक्षा का आदेश दिया था। ये श्रेय हम दोनों का है। मैं किसी चीज के लिए होड़ नहीं करूंगा, लेकिन बदले में बाद में मुझे आपका पूरा समर्थन चाहिए। ओह, तो बताओ, क्या चाहिए? वेई का राजकुमार प्रसन्न हुआ। यदि शाओमिंग उससे मदद मांग रहा था, तो बातें आसान हो जाएंगी। शाओमिंग हल्का मुस्कुराया। चाचा, आपकी बुद्धि से आप जल्द ही समझ जाएंगे। तभी फैंग देशुई हॉल में प्रवेश किया और जोर से बोला, महाराज पधार रहे हैं। सभी मंत्री तुरंत अपनी अपनी जगहों पर लौट आए और सीधे खड़े हो गए। शाओमिंग और वेई के राजकुमार अन्य राजकुमारों के साथ खड़े हो गए। जब शाओमिंग अधिकारियों से बात कर रहा था, अन्य राजकुमार दूर खड़े ठंडेपन से देखते रहे। उसके पास आने पर भी बस औपचारिक सिर हिला दिया। शाओमिंग ने उनकी परवाह नहीं की। यहां तक कि युवराज तक ने ऐसा रवैया रखा। शाओमिंग भीतर ही भीतर हंस पड़ा। सच कहा गया है कि यह युवराज नालायक है, मूल शिष्टाचार भी नहीं आता। महाराज की जय हो। शाओ वेनशुआन ड्रैगन आसन पर बैठ गए और पूरा दरबार एक स्वर में नतमस्तक हुआ। उसके बाद सम्राट ने सीधे शाओमिंग की ओर देखा। मेरे वफादार मंत्रियों, आज सुबह आप सभी ने की के राजकुमार और वेई के राजकुमार को देखा ही होगा। कांगजोऊ की महान विजय ने साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और बर्बरों को पराजित होकर पीछे हटना पड़ा। दशकों से हमारी महान यू साम्राज्य को ऐसी जीत नहीं मिली थी। इसलिए मैंने दोनों राजकुमारों को उनके योगदान के लिए बुलाया है। शाओ वेनशुआन गर्व से भर उठा था। वह शाओमिंग और वेई के राजकुमार को देखकर प्रसन्न हो रहा था। वेई के राजकुमार ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, सीमा के राजकुमार होने के नाते राष्ट्र की रक्षा हमारा कर्तव्य है। आपके मजबूत समर्थन के बिना न मैं और न ही की का राजकुमार यह जीत हासिल कर पाते। शाओमिंग उसे देखकर मन में बोला, ये बूढ़ा लोमड़ी विनम्र बनकर भी चापलूसी कर लेता है। वह बोला, तीसरे चाचा सही कह रहे हैं। पिता की पूर्ण सहायता के बिना कांगजोऊ बहुत पहले ही बर्बरों के हाथों चला जाता। लड़ाई होती ही नहीं, जीत की बात ही छोड़ दें। इसलिए मेरा नहीं, ये वास्तव में पिता का श्रेय है। यद्यपि पिता चांगोन में थे, पर हजारों मील दूर से युद्ध को ऐसे निर्देशित किया मानो सब कुछ सामने हो। पिता के प्रति मेरी श्रद्धा यांगिजे नदी के प्रवाह की तरह है, अविरल, विशाल और अनंत। पूरा हॉल दंग रह गया। शाओमिंग की यह प्रशंसा सुनकर कईयों के रोंगटे खड़े हो गए। सिंहासन पर बैठा शाओ वेनशुआन और भी प्रसन्न होने लगा। उसे स्वयं भी कुछ संकोच हो रहा था, लेकिन शाओमिंग की बातें बेहद कलात्मक थीं। हा, अंततः सम्राट हंस पड़ा। तभी शाओमिंग चुप हो गया। उसके मन में क्या वेई का राजकुमार उसकी चुटकुलेबाजी और चापलूसी का मुकाबला कर सकता है? चुई हाओ समेत कई मंत्री असहज हो उठे। वे सोचते थे कि वे भी चापलूस हैं, पर यह आदमी तो उनसे कई कदम आगे निकल गया। युवराज और अन्य राजकुमारों के चेहरों पर भी बेचैनी थी। पहले जो शाओमिंग बेकार और अनाड़ी था, अब इतना कुशल कैसे हो गया? वेई का राजकुमार भी स्तब्ध था, लेकिन मन ही मन उसने शाओमिंग को अंगूठा दिखाया। सम्राट जैसे भी हों, प्रशंसा किसे बुरी लगती है, विशेषकर जब शाओमिंग ने जीत का अधिकतर श्रेय उन पर ही डाल दिया था। सम्राट बोला, की के राजकुमार, इतनी विनम्रता ठीक नहीं। योजना मैंने बनाई, लेकिन युद्ध तुमने लड़ा। सबसे बड़ा श्रेय तुम्हें ही है। बताओ, क्या इनाम चाहते हो? इससे पहले शाओमिंग, पांग युकुन आदि से चर्चा कर चुका था।
राजकुमार को पदोन्नति नहीं मिल सकती, धन सोना भी तुच्छ था। वह बोला, पिता, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं। बर्बरों की यह हार मामूली है, उनकी शक्ति लगभग जस की तस है। कांगझोऊ अब भी खतरे में है। भूमि को सुरक्षित रखना है तो मुझे शांघाई दर्रे को वापस लेना होगा। इसलिए मैं बर्बरों को योजोऊ से खदेड़कर दर्रा पुनः प्राप्त करने का मन बना चुका हूं। लेकिन इसके लिए एक अनुमोदन चाहिए। जैसे ही शांघाई दर्रे का नाम आया, मंत्री आपस में खुसर फुसर करने लगे। कई तो उपहास से मुस्कुराने लगे। सब जानते थे कि बर्बर शहर पर हमला करने में कमजोर होते हैं। ये जीत तोपों और रक्षा के आधार पर मिली थी, लेकिन खुले मैदान में उनसे लड़ना पूरी तरह अलग बात थी। सम्राट बोला, कहो, क्या चाहिए? यदि संभव हुआ तो मैं सहमत होऊंगा। शाओमिंग ने गंभीरता से कहा, मैं गुवाननिंग लॉ हश्वदल नाम से एक घुड़सवार सेना बनाना चाहता हूं। ये सैनिक योजोऊ के विस्थापित निवासियों में से भर्ती होंगे। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने उन्हें वादा किया है कि शांघाई दर्रा वापस लेने पर उन्हें योजोऊ में भूमि दी जाएगी। ये सुनते ही एक दरबारी आगे बढ़ा और चिल्लाया, महाराज, इसे कभी अनुमति न दें। के राजकुमार की मंशा दुष्ट है, योजोऊ उसे देना साम्राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा उसके हाथ सौंपने जैसा होगा। तभी एक अन्य मंत्री बोला, मंत्री चुई की बातें हास्यास्पद हैं। योजोऊ पर बर्बरों का कब्जा है। के राजकुमार को उन्हें हराने देना 1000 गुना बेहतर है, बजाय इसके कि दुश्मन वहीं बसा रहे। वह शाही रक्त का है, क्या आपको नहीं पता किसका पलड़ा भारी होता है? लुओ कुवान भी आगे आया। मंत्री फांग सही कह रहे हैं। कुछ लोग तो जैसे बर्बरों का साथ देते हैं। समझ नहीं आता, वे महान यू की सेवा कर रहे हैं या दुश्मन की। चुई हाउ गुस्से से कांप उठा। वह चिल्लाया, महाराज, हमारे सूत्रों के अनुसार के राजकुमार ने तोप नामक अत्यंत शक्तिशाली हथियार बनाया है। इसी के दम पर उसे जीत मिली। यदि उसे योजोऊ भी दे दिया गया तो वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई उसे रोक न सके। जैसे ही तोप शब्द बोला गया, सभी मंत्री चुई हाउ की ओर देखने लगे। शाओमिंग मन ही मन हंस पड़ा। तो यही असली चाल थी, दरबार में तोप का मुद्दा उठाना। अध्याय 203, कुई हाउ से वाद विवाद। दरबार इतना शांत हो गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। मंत्रीगण अलग अलग भावों के साथ युवराज सिंह सियोमिंग को देख रहे थे। कुछ देर बाद सम्राट विक्रमेंद्र सियो वेंगजुंग ने युवराज सिंह की ओर देखते हुए पूछा, राजकुमार, क्या ये तोप वाली बात सच है? युवराज सिंह ने उत्तर दिया, पिताश्री, तोप वास्तविक है, पर मैंने केवल अग्निनलिका का नाम बदलकर इसे तोप कहा है। ये देखने में अग्निनलिका जैसी ही है, बस इसकी मारक दूरी बढ़ा दी गई है। अच्छा, सम्राट ने सिर हिलाया। युवराज ने इसे छिपाया नहीं, इससे उनका मन शांत हुआ। इतने में कान्हैया दत्त स्वे हाव आगे बढ़ा और बोला, यदि ऐसा है तो राजकुमार को तोप की तकनीक सौंप देनी चाहिए। चाहे अग्निनलिका हो या तोप, जो भी बर्बरों को हराने में सहायक हो, राज्य के लिए योगदान देना ही होगा। दरबार का विषय तुरंत विजय के पुरस्कार से हटकर तोप की तकनीक मांगने पर आ गया, ठीक वैसा ही जैसा कान्हैया दत्त और उसके गुट ने चाहा था। वह राजकुमार की और राजकुमार वीरेंद्र को मिलने वाले पुरस्कार से खुश नहीं था। उसका लक्ष्य तोप की तकनीक छीनना ही था। तोप की तकनीक सौंप दून। कान्हैया दत्त, तुम्हारी इस तकनीक में असाधारण रुचि मुझे संदिग्ध लगती है। सब जानते हैं कि तुम बर्बरों के प्रति हमेशा नर्म रहे हो। यदि मैंने तकनीक सौंप दी तो क्या तुम ये तकनीक बर्बरों को भेंट करने का इरादा रखते हो? युवराज सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, राजकुमार, आप एक वृद्ध अधिकारी का अपमान कैसे कर सकते हैं? मैंने सदैव महान यू साम्राज्य की शांति के लिए काम किया है, और आप मेरी निष्ठा पर प्रश्न उठा रहे हैं। महाराज, कृपया न्याय करें। कान्हैया दत्त घुटनों पर गिरकर रोने लगा। सम्राट विक्रमेंद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। युवराज के शब्द कठोर थे, पर तर्क उचित था। राजकुमार की, तुम्हारा स्वभाव अभी भी नहीं बदला। मंत्री कान्हैया से क्षमा मांगो। पिताश्री, जब मैं गलत ही नहीं हूं, तो क्षमा क्यों मांगूं? ये राज्य का संवेदनशील विषय है। हम इसे यूं ही साझा नहीं कर सकते। राज्य आंतरिक बाह्य संकटों से घिरा है। मैंने केवल अग्निनलिका की मारक दूरी बढ़ाई है। अब मंत्री कान्हैया उसकी तकनीक मांग रहे हैं। मैं पूछता हूं, यदि ये तकनीक सौंप दी जाए, तो क्या राजधानी का अस्त्रागार यह सुनिश्चित कर सकता है कि यह बाहर न फैले? राज्य में कई लोग गुप्त रूप से बर्बरों से मिले हुए हैं, आप यह अच्छी तरह जानते हैं। यदि बर्बरों के हाथ ये तकनीक लग गई तो शांघाई दर्रा जीतना तो दूर, शायद किशनपुर कैंगजू भी राख में बदल जाए। तब हालात कौन संभालेगा? युवराज व्याकुल दिखे। सातवें भाई, यदि तुम तोप की तकनीक सौंप दो तो और भी लोग हालात संभाल लेंगे। या क्या तुम्हें लगता है कि योद्धा केवल तुम ही हो? ये व्यंग्य भरी आवाज राजकुमार करण फोर्थ प्रिंस की थी। प्रिय चतुर्थ भ्राता, तुम युद्ध में भले कमजोर हो पर षड्यंत्र में निपुण हो। पिछले वर्ष के उस हत्यारे की घटना मुझे अब समझ आने लगी है। युवराज मुस्कराए। चतुर्थ राजकुमार का चेहरा सफेद पड़ गया। यदि युवराज अब इस विषय को उठाते तो सम्राट अवश्य क्रोधित हो जाते।
वह तुरंत बोला, उससे मेरा कोई संबंध नहीं था। ओह, मैंने तो अभी पूछा भी नहीं। इतनी जल्दी सफाई क्यों दे रहे हो, चतुर्थ भ्राता, युवराज ने मुस्कुराकर कहा। तुम, चतुर्थ राजकुमार क्रोधित और भयभीत, समझ गया कि वह युवराज के जाल में फंस गया। सम्राट ने कड़ा स्वर अपनाया। युवराज, क्या तुमने हत्यारे के मामले की तह तक पहुंच लिया है? युवराज ने उत्तर देने ही वाले थे कि चतुर्थ राजकुमार तुरंत बोला, पिताश्री, मुझे लगता है कि राजकुमार की सही कह रहे हैं। तोप की तकनीक यूं ही देना उचित नहीं। यदि गलत हाथों में चली गई तो राज्य का बड़ा नुकसान होगा। ये चाल स्पष्ट रूप से युवराज से समझौते का संकेत थी और यह उनके अपराध को और पुख्ता कर रहा था। युवराज सिंह धीमे से बोला, पिताश्री, अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। सम्राट ने दोनों पर नजर डाली और बात को वहीं छोड़ दिया। फिर दरबारियों से पूछा, अन्य लोग क्या कहते हैं? लोचन लुओक्वान आगे आया और बोला, महाराज, राजकुमार की का कहना उचित है। तोप की तकनीक राजधानी को नहीं दी जानी चाहिए, परंतु इंपीरियल सेना चाहे तोप खरीदे, यह उचित है। इस प्रकार सेना को हथियार मिलेगा और तकनीक भी सुरक्षित रहेगी। सम्राट पहले ही यह योजना बना चुके थे। यह अवसर दरबार पर राजशक्ति मजबूत करने का था। उन्हें पता था कि तकनीक देने से राजवंश के बाहर के शक्तिशाली कुलों के हाथ मजबूत हो जाएंगे। और वे जानते थे, युवराज सिंह इस रहस्य की रक्षा अपने जीवन से भी अधिक करेंगे। राजकुमार वीरेंद्र प्रिंस वे बोले, महाराज, मैं भी राजकुमार की के मत से सहमत हूँ। तकनीक को सुरक्षित रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। ये सुनकर सम्राट ने निर्णय सुनाया। तोप की तकनीक किशनपुर में ही रहेगी, परंतु यदि इंपीरियल सेना तोप खरीदना चाहे तो राजकुमार की मना नहीं करेंगे। युवराज मन ही मन प्रसन्न हुए। सम्राट ने समझदारी दिखलाई थी। इससे न केवल बर्बरों पर नियंत्रण मिलता, बल्कि विद्रोही कुल भी भयभीत रहते। कान्हैया दत्त का चेहरा बुझ गया। पिताश्री का निर्णय उत्तम है, युवराज सिंह बोले। सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, अब तोप की बात समाप्त। आज की सभा पुरस्कारों के लिए है, राजकुमार की को कठिनाई में डालने के लिए नहीं। यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या ये लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों के मनोबल को ठंडा नहीं करेगा? कान्हैया दत्त भीतर से बुरी तरह जल उठा। वह सोचता था वह सम्राट के मन को समझता है, पर आज बुरी तरह हार गया। फिर भी वह बोला, महाराज, यदि तोप की तकनीक नहीं देनी तो राजकुमार की को यू प्रांत युजूब देना भी उचित नहीं। सम्राट क्रोध में दहाड़े, ऐसा है मंत्री कान्हैया, तो फिर तुम जाकर यू प्रांत वापस जीत कर दिखाओ। बल्कि जो भी यू प्रांत वापस जीत लेगा वह प्रदेश उसी का होगा। अध्याय 204, एक छोटी सी जीत। महाराज, दया कीजिए। दरबार के सभी मंत्री कांप उठे थे। सम्राट विक्रमेंद्र पहले कभी इतनी क्रोधित अवस्था में नहीं देखे गए थे। कान्हैया दत्त तो डर के मारे थरथराने लगे और तुरंत क्षमा मांगने लगे। तुम सब किनारे खड़े होकर बहुत बहादुरी बघाड़ते हो। क्या सच में मुझे मूर्ख समझते हो? अगर हम यू प्रांत वापस नहीं ले पाए तो वह वन्य जातियों का ही हो जाएगा, सम्राट ने कठोर स्वर में कहा। फिर पूरी चेंगछिंग सभा पर नजर डालते हुए बोले, चूंकि तुम सब राजकुमार की योजना से असहमत हो, बहुत अच्छा। मैं तुम सबको अवसर देता हूं। जो भी यू प्रांत वापस ले आएगा वही उस भूभाग का स्वामी होगा। क्या तुम में इतना साहस है? सभी सिविल अधिकारी तत्काल पीछे हट गए। बातों में वे तेज थे, पर असली युद्ध में कदम रखना उनके बस की बात नहीं थी। कुछ देर प्रतीक्षा करने पर भी जब कोई बोलने की हिम्मत न जुटा पाया, सम्राट ने व्यंग्य से कहा, लगता है तुम में से कोई भी घासभूमि जाकर मेरे लिए लड़ने का साहस नहीं रखता। इस स्थिति में मैं राजकुमार की मांग को पुरस्कृत करते हुए स्वीकार करता हूं। धन्यवाद पिता महाराज। युवराज सिंह ने झुककर अभिवादन किया। अभी अभी सम्राट विक्रमेंद्र ने सच में सम्राट जैसा वे दिखाया था, शासन का असली तेज। सम्राट फिर राजकुमार वीरेंद्र की ओर मुड़े। राजकुमार वीरेंद्र, तुम क्या पुरस्कार चाहते हो? राजकुमार वीरेंद्र थोड़ी झिझक के साथ बोले, महाराज, आपका भाई केवल इतना चाहता है कि राजकुमार की मुझे कुछ तोपें बेच दें। तभी तीसरे राजकुमार ने संदेह से पूछा, राजकुमार वीरेंद्र, उत्तर के सीमांतों राजकुमार जौर, राजकुमार लियान को तोपों की आवश्यकता समझ आती है, क्योंकि वे वन्य जातियों से सीमा संभालते हैं। पर आपको तोपों की आवश्यकता क्यों है? सम्राट ने भी भौहें से कोढ़ी। हाँ राजकुमार वीरेंद्र, इसकी आवश्यकता क्यों? राजकुमार वीरेंद्र ने भारी सांस लेते हुए कहा, महाराज नहीं जान पाए होंगे, पर आपके इस भाई को समुद्री दस्युओं से रक्षा के लिए तोपों की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में मेरे व्यापारिक जहाजों पर कई बार समुद्री डाकुओं ने हमला किया है। वे तटवर्ती गांवों पर भी धावा बोलते हैं, हजारों की संख्या में उतरते हैं, लूट मार कर समुद्र में लौट जाते हैं। ये बहुत भारी संकट बना हुआ है। समुद्री डाकुओं का नाम सुनते ही तीसरे राजकुमार शांत हो गए, क्योंकि राजकुमार चू के क्षेत्र में भी यह समस्या थी। उन्होंने कहा, पिताजी, राजकुमार चू की भूमि में भी समुद्री डाकू परेशानी है। अतः मुझे लगता है कि तीसरे चाचा की बात उचित है। राजकुमार वीरेंद्र ने मन में कहा, समझदार है ये लड़का।
सहायता का मतलब राजकुमार चू भी आसानी से तोपें खरीद सकेगा। युवराज सिंह ये सब देखते रहे। जितने अधिक लोग तोप खरीदना चाहेंगे उतना अधिक लाभ उन्हें होगा। पर समुद्री डाकुओं की बात ने उन्हें चिंतित कर दिया। ये डाकू स्पष्ट रूप से किसी द्वीपीय राष्ट्र के थे। वास्तविक इतिहास में भी यही होता रहा था। इस दुनिया में भी वे सक्रिय थे, बस उन्हें पूरी जानकारी याद नहीं थी। इस विषय पर मैं विचार करूंगा। सम्राट ने तुरंत सहमति नहीं दी। उन्हें खीज हो रही थी क्योंकि यहाँ कोई सामान्य इनाम मांगने को तैयार ही नहीं था। सबके अपने अपने झंझट थे। थके हुए स्वर में उन्होंने फैंग देशुई से कुछ कहा। फैंग देशुई ने घोषणा की, यदि किसी के पास कोई और विषय हो तो कहे, अन्यथा सभा समाप्त। इस प्रकार सुबह का दरबार समाप्त हुआ। कान्हैया दत्त की बुरी हार हुई, न तकनीक मिली, उल्टे सम्राट ने कड़ी फटकार लगा दी। अब साफ था दरबार में युद्ध समर्थक दल का प्रभाव बढ़ेगा। सभा समाप्त होते ही सभी मंत्री जाने लगे। युवराज सिंह संतुष्ट थे, जो चाहते थे मिल गया। पर राजकुमार वीरेंद्र का चेहरा उदास था। युवराज सिंह से औपचारिकता निभाकर जल्दी ही चले गए। युवराज सिंह मुस्कुराए। राजकुमार वीरेंद्र का समुद्री डाकुओं वाला कारण बहाना था। वे असल में राजकुमार चू और राजकुमार यान पर दबदबा बनाना चाहते थे। चेंगछिंग सभा से बाहर निकलते ही फैंग देशुई आए। राजकुमार, महाराज पीछे के प्रांगण में बुला रहे हैं। युवराज सिंह उनके साथ मोड़ लेकर सभा भवन के पीछे स्थित मंडप तक पहुंचे। वहां सम्राट विक्रमेंद्र खड़े थे। पिता महाराज, युवराज सिंह ने प्रणाम किया। सम्राट धीरे से बोले, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। सच सच बताओ, तोपें वास्तव में कितनी शक्तिशाली हैं? युवराज सिंह ने कहा, पिता महाराज, मैं सत्य ही कहूंगा। ये तोपें अग्नि नलिका से विकसित की गई हैं। शक्ति और दूरी दोनों ही कई गुना बढ़ गई हैं। यदि शहर की रक्षा अच्छी हो और सैनिकों का मनोबल ऊंचा हो तो नगर की रक्षा कठिन नहीं है। सम्राट ने सिर हिलाया। तुम हमारे महान यू साम्राज्य की स्थिति जानते हो। मैंने तुम्हारी सहायता इसलिए नहीं भेजी क्योंकि मुझे भय था कि राजकुमार जौ और अन्य अवसर पाकर विद्रोह कर देंगे, न कि इसलिए कि मुझे परवाह नहीं थी। आज कान्हैया दत्त जितना शोर मचा रहा था, मैं भली भांति जानता हूं कि उसके पीछे कौन है। युवराज सिंह ने कहा, तो पिताजी पहले से जानते थे। मुझे डर था कि आप सच में मुझसे तोपों की तकनीक छीन लेंगे। सम्राट ने थकान से कहा, यदि 20 वर्ष पहले होता तो मैं अवश्य तुमसे तकनीक छीन लेता। पर अब मैं वृद्ध हो रहा हूं, मुझे भविष्य और राजघराने की स्थिरता देखनी है। ये तकनीक तुम्हारे पास रहे तो मुझे सुकून है क्योंकि तुम राजपरिवार के हो। फिर बोले, तकनीक पर मैं दबाव नहीं डालूंगा, पर पहला खेप तोपों का शाही सुरक्षा दल को ही जाएगा, ये समझ लो। जी पिता महाराज, पहली खेप चांगोन कब पहुंच सकती है? सम्राट ने उत्सुकता से पूछा। 6 महीनों में। 6 महीने। सम्राट भड़क गए। इतना देर क्यों? पिताजी, तोपें बनाना कठिन है। अभी तो कंगनपुर कांगजो की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हुई। पहले उन्हें बनानी होंगी, और तोपों के लिए भारी मात्रा में कोयला और लोहा चाहिए। बिना सामग्री के कोई काम नहीं हो सकता। असल में युवराज सिंह जानबूझकर बड़ी बात कह रहे थे। बेचना अभी तय किया था, पर आपूर्ति की गति हमेशा उन्हीं के हाथ में रहेगी। नहीं, ये बहुत देर है। 3 महीनों में पहली खेप चाहिए। कोयला, लोहा सब मैं दूंगा। धन चाहिए तो वह भी दूंगा। तोपें शाही सुरक्षा दल को मिलनी ही चाहिए और चांगोन की प्राचीर पर लगनी चाहिए। सम्राट का स्वर आदेशात्मक था। पिछली बार वन्य जातियों और बाहरी सरदारों द्वारा मिली अपमान की चोट अब भी ताज़ा थी। युवराज सिंह ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर 3 महीनों में अधिकतम 24 तोपें दे सकता हूं। प्रति तोप 10,000 तौल चांदी की लागत होगी। अग्रिम भुगतान। सम्राट ने क्रोध से कहा, मुझे पता था तुम भारी दाम मांगोगे। 8,000 तौल प्रति तोप, इससे अधिक नहीं। शेष अंतर तुम स्वयं संभालो। युवराज सिंह ने अनमने भाव से कहा, यदि महाराज ऐसा कहते हैं तो मुझे घाटा ही सहना पड़ेगा। पर मन ही मन हंस रहे थे। अगर पता होता कि सम्राट इतना आसानी से मान जाएंगे तो मैं और ज्यादा मांगता। अध्याय 205। पिता और पुत्र के बीच दिल की बात। तारांकन। चेंगकिंग हाल के पीछे लगे मेपल के पेड़ शरद की हवा में सरसराए और लाल पत्तियां हवा में तैरती हुई नीचे गिरती रहीं। तोपों के विषय पर चर्चा खत्म होने के बाद दोनों के बीच कुछ देर सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद सम्राट राजा विंदेश्वर जैसे किसी निर्णय पर पहुंचे और बोले, मिहिर, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मिहिर की स्मृतियों में राजा विंदेश्वर ने उसे इतने वर्षों बाद नाम लेकर नहीं पुकारा था। चकित होकर वह बोला, ये पुत्र ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन तुमने ये भी नहीं कहा कि तुम नाराज नहीं हो। लगता है अब भी तुम्हारे मन में मेरे लिए रंज है। राजा विंदेश्वर हल्का सा कड़वा हंसे। उम्र बढ़ने के साथ वे पहले से ज्यादा भावुक हो गए थे। पहले उन्हें ये परवाह नहीं रहती थी कि बेटे उनके बारे में क्या सोचते हैं। मिहिर मन ही मन बुदबुदाया। सच कहा जाए तो वह राजा विंदेश्वर से नफरत नहीं करता था। आखिरकार वह इस दुनिया में एक पराया यात्री था।
और पिछली कई दिनों से ऐतिहासिक अभिलेखों को पढ़कर उसे पता लग चुका था कि महान आर्य साम्राज्य में कितने ही राजकुमार या तो निर्वासित किए जाते थे या मारे जाते थे। मिहिर का अब तक जीवित रहना एक चमत्कार ही था। ये पुत्र वास्तव में आपसे कोई रंज नहीं रखता। अगर आप न होते तो मैं आज भी चंद्रनगर की विलासिता में खोया रहता और कैसे आज महान आर्य साम्राज्य के लिए थोड़ा बहुत योगदान दे पाता। मिहिर ने ईमानदारी से कहा। राजा विंदेश्वर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे उसके भीतर झांकना चाहते हों। मिहिर तनिक भी नहीं घबराया, उसका चेहरा पूरी तरह सच्चा था। महान आर्य जैसे कठोर अनुशासन वाले साम्राज्य में सामान्यतः कोई भी राजकुमार सम्राट की सीधी नजर से भयभीत हो जाता। लेकिन मिहिर ऐसी दुनिया से आया था जहां सभी बराबर थे, इसलिए उसे इस प्रकार की राजकीय दहशत का अनुभव नहीं था। सम्राट के सामने भी वह डरता नहीं था, बल्कि उत्सुक था कि शासक होना आखिर कैसा होता है। इतिहास में राजाओं को बस 2 शब्दों में बांटा जाता था, बुद्धिमान या मूर्ख, लेकिन कोई यह नहीं देखता था कि वे वास्तव में कैसे इंसान थे। अगर यह सच है तो मैं निश्चिंत हूं। मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, राजा विंदेश्वर ने धीमे स्वर में कहा। पिता, मिहिर चकित दिखा। अब तक वह अनुमान लगा चुका था कि राजा विंदेश्वर आगे क्या कहने वाले हैं। जैसा उसने सोचा था, राजा विंदेश्वर बोले, मेरी जितनी रानियां थीं, उन सब में केवल तुम्हारी माता के पास कोई वंशीय शक्ति नहीं थी। और जितने राजकुमार थे, उनमें सिर्फ तुम अकेले थे जिसके पास कोई शक्तिशाली कुल का सहारा नहीं था। अगर मैं तुम्हें उस समय चंद्रनगर में ही रखता तो तुम्हारे उद्दंड स्वभाव के कारण शायद आज तुम जीवित ना होते। लेकिन स्वीकार करता हूं, तुम्हारा वह उद्दंड स्वभाव मुझे बहुत नापसंद था। इसलिए मैंने तुम्हें काशी प्रांत का राज्य दिया, ताकि अगर तुम कोई मुसीबत भी करो तो वह छोटी हो। और चंद्रनगर से दूर रहने के कारण बाकी राजकुमार तुम्हें भूल जाते। यहां तक कि अगर युवराज राजा बन भी जाता तो वह तुम्हें खतरा नहीं मानता और तुम जीवन शांति से बिता सकते। ये तुम्हारी माता से किए गए वचन का एक हिस्सा भी था। राजा विंदेश्वर की आवाज बिल्कुल सपाट थी, जैसे कोई कहानी सुना रहे हों। मिहिर को आश्चर्य हुआ कि वे सचमुच अपने मन की बात कह रहे थे। वह बोला, अतीत में मेरी ही गलती थी कि मैं आपके इस सद्भाव को समझ नहीं पाया। लेकिन अब मैं बदल चुका हूं और आगे कभी आपको निराश नहीं करूंगा। कानपुर में तुम्हारी विजय ने इसे सिद्ध कर दिया है। मुझे आशा नहीं थी, पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। शांत जीवन तुम्हारी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन एक राजकुमार के रूप में राष्ट्र की सेवा करना पूरे राजवंश के लिए सौभाग्य है। अब से अपनी मूल भावना मत भूलना। नए सम्राट की वैसी ही सहायता करना जैसा तुम्हारे तीसरे चाचा ने मेरी की है। ये पुत्र समझ गया, मिहिर ने झुककर कहा। उसे पता था कि वह कभी सिंहासन का दावेदार नहीं बन सकता, क्योंकि परंपरा कहती थी ज्येष्ठ को प्राथमिकता। और भले ही राजा विंदेश्वर ने उसे सुरक्षा दी हो, लेकिन विशेष स्नेह कभी नहीं दिखाया, जैसा पांडे युगन ने कहा था। राजा विंदेश्वर का वास्तविक प्रिय हमेशा युवराज ही था। मिहिर के लिए उनका स्नेह केवल एक पिता का कर्तव्य था, और साथ ही रानी झीलन की चिंता कम करने का तरीका। लेकिन मिहिर के लिए ये सब महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि राजा विंदेश्वर का उसके प्रति रवैया बदल चुका था, वही जैसा वे राजकुमार वीरेंद्र के प्रति दिखाते थे, सम्मान और भरोसा। और यह साधारण प्रेम से कहीं अधिक कीमती था। भावनाएं मन का पक्षपात हो सकती हैं, परंतु भरोसा भावना और तर्क दोनों को जोड़ता है। अब राजा विंदेश्वर उसे भावनात्मक और व्यवहारिक दोनों रूपों में महत्व दे रहे थे। यह मिहिर के लिए अत्यंत संतोषजनक था। इस चंद्रनगर यात्रा के 2 लक्ष्य थे, सहयोगी ढूंढना और महान आर्य साम्राज्य की आंतरिक स्थिरता में योगदान देना। अभी के लिए तोपें ही काफी थीं, बर्बरों और सामंती राजाओं को कुछ समय के लिए भयभीत रखने के लिए। इस शांति के दौरान मिहिर को काशी प्रांत को विकसित करने के लिए सही समय, सही स्थान और सही लोग चाहिए थे। समय और स्थान मिल चुके थे, अब लोग चाहिए थे। राजकुमार वीरेंद्र से मेल जोल बढ़ाना नेटवर्क निर्माण की शुरुआत थी, लेकिन उसका सबसे मूल्यवान निवेश राजा विंदेश्वर ही थे। इसलिए पिता पुत्र के रिश्ते से हटकर भी मिहिर इस यात्रा में हर हालत में राजा विंदेश्वर को अपने पक्ष में करना चाहता था। और यही कारण था कि वह वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसा राजा विंदेश्वर को पसंद आता था। अच्छा है, इसे याद रखना। तुम्हारा प्रदेश वीरेंद्र के प्रदेश से लगा है। उनसे सीखना, और भविष्य में कोई मूर्खतापूर्ण महत्वाकांक्षा मत पालना, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। राजा विंदेश्वर ने कठोर स्वर में चेतावनी दी, स्पष्ट रूप से विद्रोह की मनाही। ये पुत्र ऐसी धृष्टता नहीं करेगा। मिहिर विनम्र रहा, पर मन में सोचा, आपके बाद यह आप तय नहीं करेंगे। अगर नया सम्राट बुद्धिमान हुआ तो ठीक, न हुआ तो मुझे दोष न देना। मैंने जितना कहना था कह दिया। अब जब तुमने राजवंश की रक्षा में निष्ठा दिखा दी है तो तुम्हें उचित पुरस्कार भी मिलेगा। राजा विंदेश्वर मुस्कुराए। मिहिर मन ही मन हंसा। राजा विंदेश्वर सचमुच डांट और दुलार दोनों का बेहतरीन उपयोग जानते थे। गंभीर बातें पूरी होने के बाद राजा विंदेश्वर ने मिहिर से छोटी छोटी बातें पूछीं। काशी प्रांत में उसका जीवन कैसा है, खाना अनुकूल है या नहीं, और अन्य साधारण बातें।
ये छोटी बातें भी सच्चे पिता का स्नेह दिखाती थीं। पहले की तुलना में इस बातचीत ने मिहिर को सचमुच पुत्र जैसा महसूस कराया। काशी प्रांत में बैठकर वह राजा विंदेश्वर को केवल स्मृतियों के आधार पर समझ पाता था, लेकिन अब सामने देखकर उसे लगा वे न तो अत्यंत बुद्धिमान राजा थे, न मूर्ख, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में भरोसा किए जाने योग्य अवश्य थे। सभी बातों को तौलकर मिहिर ने तय किया कि राजा विंदेश्वर से अच्छा संबंध बनाए रखना सबसे समझदारी भरा कदम है। वह बोला, पिता, इस यात्रा में मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखा उपहार लाया हूँ। मुझे विश्वास है आपको अवश्य पसंद आएगा। अध्याय 206 ललित फौजी के विचार। कौन सा उपहार? सम्राट विक्रमेंद्र की रुचि तुरंत बढ़ गई। हाल ही में युवराज सिंह कंगनपुर राजधानी को तरह तरह की विचित्र और अद्भुत वस्तुएं भेज रहा था, इसलिए वे इस बार के उपहार को लेकर उत्सुक थे। महाराज, पिता को सूचित करता हूँ, यह उपहार काफी भारी है। मैं इसे अपने साथ नहीं ला सका। इसे नहर मार्ग से व्यापारी जहाजों द्वारा अलग से पहुंचाया जा रहा है। 2 दिन में पहुंच जाना चाहिए। तब मैं इसे स्वयं आपको भेंट करूंगा, युवराज सिंह ने कहा। सम्राट विक्रमेंद्र के हृदय में हल्की गर्माहट उमड़ पड़ी। तुमने इस पर विशेष ध्यान दिया है। तुम्हारे उन भाइयों की तरह नहीं, जो दिन भर षड्यंत्र में लगे रहते हैं और किसी और बात की परवाह ही नहीं करते। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, अब तुम अपने काम निपटाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें फेई परिवार के बारे में बताया होगा। मैंने फेई जितेंद्र को मनाने में काफी समय लगाया है। तुम यहाँ आए हो तो उनसे मिलने भी चले जाना, क्योंकि कंगनपुर राजधानी लौटना तुम्हारे लिए आसान नहीं, इसलिए कुछ दिनों और ठहरो। आने वाले दिनों में एक सैन्य प्रतियोगिता भी है, यदि रुचि हो तो उससे तुम्हें कुछ सीखने को मिल सकता है। आज्ञा, महाराज पिता। ये पुत्र अनुमति चाहता है। युवराज सिंह ने प्रणाम किया और बाहर जाने लगे। उनकी पीठ को देखते हुए फैंग देशपाल मुस्कुराए। महाराज, राजकुमार किशनपुर अब काफी परिपक्व हो चुके हैं। आजकल वे अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। फैंग देशपाल बचपन से सम्राट विक्रमेंद्र के साथ थे और उनके अत्यंत विश्वस्त लोगों में से एक थे। सम्राट ने गहरी सांस ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि युवराज सिंह कुछ सालों में इतना बदल जाएगा। लगता है मैंने उसे पहले कम आंका था। ये पुत्र चुप रहता है तो चौंका देता है, स्थिर रहता है तो ऊंची उड़ान भरता है। बिल्कुल। अब किशनपुर में युवराज सिंह और जिनलिंग में राजकुमार वेई के रहते उत्तर में राजकुमार झाओ और राजकुमार लियांग को रोका जा सकता है, और दक्षिण में राजकुमार यानेश्वर और राजकुमार चू को संतुलन में रखा जा सकता है। इससे महान यू साम्राज्य अधिक स्थिर रहेगा। सम्राट विक्रमेंद्र ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। यदि ऐसा है तो क्या हमें युवराज सिंह को राजकुमार वेई को भी तोपे बेचने देना चाहिए? फैंग देशपाल धीरे बोले, महाराज, ये दास राज्य कार्य की इन बातों में अज्ञानी है। जानते हो, लेकिन न जानने का दिखावा करते हो। यदि हम राजकुमार वेई को तोप देंगे तो राजकुमार चू को भी देनी पड़ेगी। नहीं तो मंत्री लोग मुझे पक्षपात का दोष देंगे। यही सोचकर सम्राट का सिर दुखने लगा। फैंग देशपाल की आंखों में हल्की चमक आई। महाराज, जब कंगनपुर राजधानी में तोपों का निर्माण ही नहीं होता तो आप चाहकर भी किसी को दे नहीं सकते। हाँ, सही कहा। सम्राट हंस पड़े। तो यह समस्या युवराज सिंह पर छोड़ देते हैं। जो बात मेरे लिए झंझट है वही उसके लिए चांदी कमाने का अवसर है। 8000 तौल प्रति तोप। बड़ा साहस है। मैं शर्त लगाता हूं कि इसकी असली लागत आगबर्ची से 10 गुना ज्यादा नहीं, 2 या 2500 तौल से अधिक नहीं होगी। चलो, मेरे कुछ झमेले वह संभाल ले, न्याय यही है। यदि युवराज सिंह ये सुन लेता तो स्तब्ध रह जाता। सम्राट विक्रमेंद्र जितने सरल दिखते थे उससे कहीं अधिक दूरदर्शी थे। और किशनपुर की यंत्र निर्माण विभाग की तोपें भी लगभग इसी लागत पर बनती थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब युवराज सिंह महल से बाहर निकले, ललित फौजी पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। लोकेश सिन्हा कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं? युवराज सिंह ने पूछा। ललित फौजी हंस पड़े। लोकेंद्र सिंह उसे ले गए। कंगनपुर राजधानी आते ही वह तो जैसे अपनी असली दुनिया में लौट आया हो। महाराज, उसकी क्या चिंता? युवराज सिंह ने सूरज देखा, फिर अपनी छाया। अभी सुबह के लगभग 9 बजे रहे होंगे। दिन अभी शुरू ही हुआ था। रानी जरीन और सम्राट विक्रमेंद्र की बात याद आई। क्या उन्हें आज ही फेई परिवार से मिलने जाना चाहिए? परंतु वे जो उपहार किशनपुर से लाए थे उनमें से अधिकांश अभी पहुंचे नहीं थे। खाली हाथ जाना अशोभनीय होता, इसलिए उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। तभी उन्होंने देखा कि ललित फौजी कुछ कहने की हिचकिचाहट में इधर उधर टहल रहे हैं। क्या बात है? साफ साफ कहो, युवराज सिंह ने कहा। ललित फौजी ने हंसते हुए कहा, महाराज, कहते हैं कंगनपुर राजधानी फूलों और रंगीनियों का शहर है, धन और सुंदरियों का स्वर्ग। हम इतनी दूर इनाम लेने आए हैं, तो क्या महाराज इस दास को थोड़ा आनंद नहीं दिलाएंगे? यात्रा सार्थक हो जाएगी। सीधे कहो कि वेश्यालय जाना चाहते हो। इतनी नाजुक भाषा की क्या आवश्यकता? युवराज सिंह ने आंखें घुमाईं। महान यू साम्राज्य में बहुपत्नी प्रथा आज के युग की एक पत्नी प्रथा जितनी ही सामान्य और कानूनी थी।
युद्ध, बीमारी और श्रम की कठोरता से पुरुष अधिक मरते थे, इसलिए लिंग अनुपात बिगड़ जाता था, विशेषकर किशनपुर में, जहां 3 वर्ष पहले बर्बर आक्रमण ने स्थिति और खराब कर दी थी। युवराज सिंह के लिए एक पत्नी प्रथा का प्रचार करना अभी उतना ही अव्यावहारिक था जितना एक संतान नीति लागू करना। उन्हें चाहिए थी जनसंख्या वृद्धि, और बिना बड़ी जनसंख्या के कोई राष्ट्र पूर्ण औद्योगिक व्यवस्था नहीं बना सकता। इसलिए वे इस यथार्थ को स्वीकार कर चुके थे। नहीं, मैं तुम्हें उन जगहों पर नहीं ले जा सकता, युवराज सिंह ने दृढ़ता से कहा। ललित फौजी बड़बड़ाए, महाराज प्रजाजनों को दीप जलाने से रोकते हैं, पर अधिकारी आग लगा सकते हैं। दिमाग लगाओ, युवराज सिंह गरजे। साधारण वेश्यालय वर्जित हैं। दरबार का कानून अधिकारियों को वहां जाने से मना करता है, केवल राज मनोरंजन विभाग ही अनुमत है। महान यू साम्राज्य में वेश्यालयों का चलन सामाजिक रूप से सामान्य था, परंतु राज्य के अधिकारी साधारण वेश्यालय नहीं जा सकते थे। इसके बजाय केवल राज मनोरंजन विभाग की ही आधिकारिक सुंदरी उनसे मिलने की अनुमति रखती थीं। ये स्त्रियां या तो अपयशी कुलीन परिवारों से आती थीं या छोटी उम्र से कला, कविता, संगीत, चित्रकारी की शिक्षा लेकर अधिकारियों के लिए तैयार की जाती थीं। ललित फौजी के चेहरे पर चमक आ गई। राज मनोरंजन विभाग साधारण वेश्यालयों से कहीं अधिक प्रतिष्ठित था, वहां साम्राज्य के उच्च पदस्थ लोग ही जाते थे। ओह महाराज, दास ने गलत समझ लिया था। वह उत्साहित होकर बोले, लेकिन मैं फिर भी नहीं जा सकता, युवराज सिंह ने अंतिम वाक्य कहा। ललित फौजी का चेहरा लटक गया। महाराज को तो ये बात कहनी ही नहीं चाहिए थी। अब तो जैसे उम्मीद जगाकर गिरा दिया। C207 शरद सुखाने का उत्सव, ऑटम ड्राइंग फेस्टिवल। सुभाष मार्ग पर युवराज सिंह आगे और ललित फौजी पीछे, दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। अब जब वह कंगनपुर राजधानी में रह रहा था तो युवराज सिंह को किशनपुर के कामों की याद तो आती थी, लेकिन हालात अभी स्थिर नहीं थे, इसलिए वह वापस नहीं जा सकता था। कुछ काम न होने से वह काफी आराम महसूस कर रहा था, पर कंगनपुर की जिंदगी सच में उबाऊ थी, नहीं तो ललित फौजी बोरियत मिटाने के लिए कोठे जाने की बात क्यों करता। ललित फौजी के थोड़े खिन चेहरे को देखकर युवराज सिंह मुस्कुराया और बोला, पिता महाराज ने जल्द ही मेरा विवाह तय कर दिया है। ऐसे समय में वहां जाना अच्छा नहीं लगेगा। तुम लोकेश सिन्हा के साथ चले जाना। ललित बोला, सच तो यह है महाराज, उसी लौंडे ने ऐसी बातें करके मुझे भड़का दिया। पर जनरल लोकेंद्र सिंह उसे जबरदस्ती वापस घसीट ले गए। युवराज सिंह ने दांत भींच लिए, तो यही वजह थी कि अचानक ललित ने यह बात छेड़ी। असली दोष तो उस बिगड़े लोकेश सिन्हा का था। इतने में दूर से लोकेश की आवाज आई और वह जल्दी ही उनके सामने पहुंच गया। युवराज सिंह ने पूछा, ललित कह रहा था कि जनरल लोकेंद्र तुम्हें वापस ले गए, फिर तुम दोबारा कैसे आ गए? लोकेश मुस्कुराया, महाराज, मैं तो बस एक बात पूछने गया था। अब जब महाराज कंगनपुर आए हैं, मेरा काम तो आपकी सेवा करना ही है। युवराज सिंह ने ललित की ओर देखा, उसकी आंखें तो जैसे लोकेश को मार ही डालना चाहती थीं। वह बोला, अच्छा तुम ललित की सेवा करो, नहीं तो ये सच में तुम्हें पीट देगा। लोकेश हंस पड़ा, महाराज, मुझे पता है कि आप जल्दी ही फेई घराने जाने वाले हैं, इसलिए कोठे तो जा नहीं सकते, वरना मेरे पिता मुझे मार डालेंगे। लेकिन महाराज, क्या आप भूल गए कि आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन? युवराज सिंह ने पूछा। आज 9 सितंबर शरद सुखाने का उत्सव है। युवराज सिंह तुरंत समझ गया, यह आधुनिक समय के चोंग्यांग त्योहार जैसा ही था। कंगनपुर में हर वर्ष विद्वान और कवि क्वेजियांग झील पर इकट्ठा होते, शराब पीते और गुलदाउदी का आनंद लेते। और क्योंकि यह उत्सव शरद भ्रमण का भी प्रतीक था, लोग झील के किनारे टहलते थे। मुझे कोई रुचि नहीं, युवराज सिंह ने आलस से कहा। पहले जब वह कंगनपुर में रहता था, हर साल क्वेजियांग झील जाता था, पर अंत में दूसरे राजकुमार उसे अपमानित करके भगा देते। आखिर यह काव्य सभा होती ही दिखावा करने वालों के लिए थी। इसके अलावा झील पर 2 स्थान बनते, एक तरफ पुरुष, दूसरी तरफ स्त्रियां। लोकेश बोला, महाराज, इस बार आप नहीं गए तो पछताएंगे। इस वर्ष की काव्य सभा राजकुमारी पिंग्यांग स्वयं आयोजित कर रही हैं। कंगनपुर की लगभग सभी श्रेष्ठ कन्याएं वहां होंगी, और सुना है कि आपकी होने वाली दुल्हन फेई यामिनी भी वहां आएंगी। ललित फौजी झल्लाया, कविता वविता सब बेकार, मुझे तो कोठे जाना है। लोकेश चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें नीचे की चीज ज्यादा प्यारी है या महाराज के काम? लगता है अभी भी काले कमरे में तुम्हें कम समय मिला है। फिर बोल, काला कमरा देखते हूं। ललित सच में तमतमा गया। लोकेश तुरंत नर्म पड़ा, खैर, आज कोठे जाकर भी क्या मिलेगा? सब मशहूर नर्तकियां तो क्वेजियांग झील जा चुकी हैं। वहां सजी हुई नावें भी होती हैं, मैं तुम्हें ले चलूंगा। ये सुनते ही ललित के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। फिर उसने युवराज सिंह से कहा, महाराज, चलिए, कौन जाने ये फेई कन्या लंबी छोटी मोटी पतली कैसी है? अगर दानव जैसी निकली तो विवाह तो आप ही को करना है। लोकेश ने हाथ हिलाकर उसे चुप कराया। मैंने फेई यामिनी का चित्र देखा है, वह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी यह बकवास कर रहा है। ललित और जोर से हंसा। चित्र से क्या होता है?
पिता ने नकली चित्र भी बनवाया हो सकता है। अब युवराज सिंह भी थोड़ा चिंतित हो गया। आखिर चंद लोगों ने ही फेई यामिनी को देखा था। वह बोला, तो चलें। जरूर, लोकेश बोला। तीनों ने तय किया और युवराज सिंह अपने निवास लौटकर साधारण वेशभूषा पहनकर तैयार हुआ। ललित और लोकेश भी बदलकर क्वेजियांग झील पर मिलने की तैयारी करने लगे। उधर महल में जोया पहले ही समझ चुकी थी। महाराज, आप क्वेजियांग झील जा रहे हैं, है ना? तुम्हें कैसे पता? युवराज सिंह ने आश्चर्य से पूछा। जोया बोली, आज 9 सितंबर है। हर साल महाराज जाते हैं। आज सभा भी है, तो और कहाँ जाते? लक्ष्मी लोहा उत्साहित होकर बोली। महाराज, हमें भी साथ ले चलिए। वहाँ गुड़ की मिठाइयाँ सबसे अच्छी मिलती हैं। जोया ने भी कहा, कृपया हमें साथ ले चलिए। आंगन में बैठे बैठे मन उब गया है। युवराज सिंह ने सोचा, वैसे भी पुरुष महिला सभा अलग होती है। यदि वह फेई यामिनी को न देख पाए तो शायद ये दोनों स्त्रियों के भाग में उसे ढूंढ सकें। इसलिए वह बोला, ठीक है, लेकिन वहां जाकर इधर उधर मत जाना। बहुत से रईसों के बिगड़ैल बेटे भी होंगे। जी महाराज, दोनों ने प्रसन्न होकर कहा। इसके बाद सभी ने सादा वस्त्र पहने और कुछ गुप्त सैनिकों के साथ क्वेजियांग झील की ओर चल पड़े। सभा आमतौर पर दोपहर से लेकर शाम तक चलती थी। कंगनपुर की सड़कें सज धज कर निकल रहे रथों से भरी थीं। युवराज सिंह आराम से चलते हुए शहर के दृश्य देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि कैसे कंगनपुर के बाजार में अपना व्यापार बढ़ाया जाए। आखिर व्यापार मंडल के अनुसार पिछले 1 वर्ष में किशनपुर के उत्पादों का चौथाई हिस्सा कंगनपुर में ही बिक चुका था। शहर की खर्च करने की क्षमता अत्यंत विशाल थी। अध्याय 208 अनुवाद। कुजियांग झील। तारांकन। कंगनपुर राजधानी के 8 विख्यात दर्शनीय स्थलों में से एक कुजियांग झील नगर की भीतरी झील मानी जाती थी। हर वसंत और शरद ऋतु में कुलीन युवक और उच्च कुलीन युवतियां यहां इकट्ठे होते थे। झील पर चित्रित नौकाएं मछलियों की तरह तैरती थीं और विद्वान व सुंदरियां झील पर मिलकर मदिरा, कविता, संगीत और मनोरंजन में डूब जाते थे। हर वर्ष राज्य परीक्षा समाप्त होने के बाद सफल विद्वान टोली बनाकर कुजियांग आते, भव्य भोज करते और जी भरकर पीते, जिससे कुजियांग पर तैरते मद्यपात्र की परंपरा बनी। युवराज सिंह की स्मृति में कुजियांग झील कंगनपुर का सबसे चहल पहल वाला स्थान था। जब तीनों वहां पहुंचे, दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्हें याद था। झील का नीला पानी लहरों से चमक रहा था। असंख्य चित्रित नौकाएं बहती थीं जिनसे वीणा वादन, बांसुरी और स्त्रियों के मधुर गायन की ध्वनि फैल रही थी। झील के किनारे शरद कुसुम हर रंग में खिले थे, मानो एक दूसरे से सौंदर्य की प्रतियोगिता कर रहे हों। विद्वान और युवतियां साथ साथ टहल रहे थे, ठेले वाले सामान बेच रहे थे, सड़क कलाकार भीड़ खींच रहे थे और पकवानों की सुगंध चारों ओर फैली थी। राजकुमार। कुजियांग झील के वकृत पुल पर युवराज सिंह ने ललित फौजी और लोकेश सिन्हा को देखा। दोनों साधारण वस्त्रों में थे। क्या काव्य प्रतियोगिता शुरू हो गई? उन्होंने सीधी बात की। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, फेई यामिनी को एक झलक देखना। बाकी सब गौण। अभी नहीं। लोकेश सिन्हा ने पुल के नीचे की ओर इशारा किया। लेकिन भीड़ काफी जमा हो गई है। युवराज ने देखा, सामने के हिस्से को महीन रेशमी पर्दों से घेरा गया था और सुनहरी कवच वाले सैनिक पहरा दे रहे थे। इतना भव्य प्रबंध केवल राजकुमारी पिंग्यांग ही करा सकती थीं। पर्दों के बाहर अनेक विद्वान गर्दन बढ़ाकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमार, इतनी भीड़ में इस कवि कला में क्या रखा है? चलिए किसी सजी धजी नौक पर चाय पीते हैं, ललित फौजी ने उबकर कहा। उनकी बात को अनसुना करते हुए लोकेश बोला, कहा जा रहा है कि विजेताओं को राजकुमारी नौक विहार पर ले जाएंगी। यही सोचकर ये विद्वान ललचा रहे हैं। युवराज हल्के व्यंग्य से बोले, तो ये प्रतियोगिता तो पहले ही व्यर्थ हो गई। मुझे अपनी मौसी के साथ झील विहार में कोई दिलचस्पी नहीं। राजकुमार, अभी पूरी बात नहीं कही, लोकेश ने कहा। नियमों में साफ है, विजेताओं में पुरुष और महिलाएं दोनों होंगी। यानी किसी स्त्री ने अच्छी कविता लिखी तो वह भी राजकुमारी के साथ जाएगी। और फेई यामिनी की साहित्य प्रतिभा कंगनपुर में प्रसिद्ध है। संभव है कि वह। लोकेश मुस्कुरा दिया। युवराज भौहें सिकुड़े। इतनी परेशानी क्यों? मैं मौसी से सीधे कह दूं तो वह मना करेंगी क्या? करेगी। पिछले वर्ष तो युवराज कुमार को भी मना कर दिया था। लोकेश ने दृढ़ता से कहा। राजकुमारी पिंग्यांग का स्वभाव सब जानते थे। ठीक है, तुम दोनों जाओ, जो करना है करो। मैं हालात देखता हूँ। ललित को और क्या चाहिए था, वह लोकेश को खींचता हुआ तुरंत निकल गया। तीनों पुल से नीचे उतरे और प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे। एक पट्टी लगी थी, प्रवेश केवल कविता द्वारा। कई विद्वान अपनी अपनी कविताएं लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। पर्दों की आड़ से युवराज ने देखा, उधर स्त्रियों की एक पंक्ति भी खड़ी थी, शायद महिला प्रतियोगी। राजकुमार, अब क्या करें? लगता है कविता के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा, जीवान और लक्ष्मी लोहा ने कहा। सरल है, मैं तुम्हें कुछ कविताएं सिखाता हूँ। याद कर लो और अंदर चली जाना। तुम्हारा उद्देश्य फेई यामिनी को पहचानना, उसके सौंदर्य पर नजर रखना।
युवराज संभल कर खेल रहे थे। यदि उन्हें किसी राजकुमार या कुलीन ने पहचान लिया तो बात राजकुमारी पिंग्यांग तक पहुंच जाती और फे यामिनी उनसे दूरी बना लेती। इसलिए वह दोनों दासियों को पहले अंदर भेजेंगे। जी राजकुमार। दोनों मुस्कुराईं। युवराज ने 2 प्रख्यात स्त्री कवियों की रचनाएं चुनकर उन्हें याद कराईं। पहली चित्रपत्र का विलाप, दूसरी चू उपपत्नी का शोक। कविताएं सुनकर दासियां विस्मित रह गईं, इनमें स्त्री हृदय का कोमल भाव था। युवराज ने गला खखारा, ये मैंने माताश्री के संग्रह से ली हैं। अब चलो। दासियों ने शीघ्रता से कविताएं याद कीं। फिर युवराज ने जियुवान को ली छिंगझाओ की प्रसिद्ध पंक्तियां भी सिखाईं। भीड़ में हलचल हुई, कविताएं जमा कराने का समय शुरू हो चुका था। जाओ, युवराज ने कहा। जियुवान और लक्ष्मी लोहा पर्दों के भीतर महिला विभाग की ओर चली गईं। युवराज पीछे एक झड़ते विलो के पेड़ तले खड़े होकर सब देख रहे थे। राजकुमार, रुको। 2 आवाजें अचानक गूंजी, पहली कुछ परिचित सी, दूसरी स्पष्ट रूप से झाओ लॉन्ग और झाओ हु की थी। युवराज मुड़े, सामने नीले गोल गले वाले परिधान में एक तेजस्वी युवक खड़ा था। उसकी भौहों के बीच तिल था। युवराज की स्मृति में एक नाम उभरा, किनरुई। युवक हंस पड़ा, राजकुमार, 5 वर्ष बाद आपको पहचानना मुश्किल हो गया। युवराज तुरंत किनरुई और उसके पिता किन चेंगमिंग, जिन्हें अपने राजनीतिक सहयोग की सूची में रखना था, सब याद कर गए। झाओ लॉन्ग, झाओ हु, हटो। ये हैं राजकीय अनुष्ठान विभाग के निदेशक किन चेंगमिंग के ज्येष्ठ पुत्र। अध्याय 209, पुराने मित्र। युवराज सिंह, मैं हूं किनरुई। किनरुई बेहद खुशी से दमकते हुए आगे आया। हाथ में कागज का पंखा, शरीर से वही पुरानी अयाशी की महक, जैसे वर्षों बाद कोई पुराना यार मिल गया हो। जब युवराज सिंह कंगनपुर राजधानी की गलियों में मटर गश्ती करते थे, उनके साथ एक छोटा सा गिरोह रहता था, शराब, हवस और मौज मस्ती में डूबे युवा कुलीन। किनरुई उन्हीं में से था। 5 साल बाद भी किनरुई बिल्कुल नहीं बदला था, बस आंखों के नीचे के काले घेरे बढ़ गए थे। कुछ आदतें सच में नहीं बदलती। किनरुई को देखते हुए युवराज सिंह ने कहा, यहां मिलना वाकई बड़ा संयोग है। संयोग? युवराज, ये तो किस्मत है। किनरुई हंस पड़ा, फिर बनावटी उदासी से बोला, अब तो आप राजकुमारची हो। कंगनपुर द्वितीय में आपकी जीत की चर्चा पूरे देश में है। हमारी क्या औकात आपके सामने। फिजूल की बातें मत करो, युवराज बोले। तुम सबको मैंने पहले ही कहा था, परिस्थितियां जैसी भी हों, मैं अपनी पुरानी दोस्ती नहीं भूलता। कंगनपुर द्वितीय की बातें छोड़ो, हमारे बीच औपचारिकता कैसी। ये सुनकर किनरुई का चेहरा खिल गया। युवराज, आपसे ये सुनकर, वह सब, जिंदगी मौत जैसी मुसीबतें जो हमने साथ झेली थी, तलवारों के पहाड़, आग के दरिया, सब सार्थक हो गया। अब जब आप लौट आए हैं, हम फिर से आपके साथ हैं। असल में वे जिंदगी मौत की मुसीबतें सिर्फ रंगरेलियां थीं, शराब, कोठे और बिगड़ल हरकतें। पर युवराज सिंह उन बातों को अब याद नहीं दिला सकते थे। किनरुई बातों के बीच बीच में पुरानी मित्रता का माहौल वापस लाता रहा। युवराज, हर साल इसी समय हम आपके साथ झील के शरद उत्सव में आते थे। कौन सोचता कि आप कंगनपुर लौटते ही हम यहीं मिल जाएंगे। इस बार तो जमकर धूम मचाएंगे। युवराज सिंह की आज कंगनपुर वापसी के मुख्य उद्देश्यों में से एक था अपने पुराने साथियों से फिर जुड़ना। ये सब आवारा किस्म के लड़के थे, मगर बड़े प्रभावशाली घरानों से आते थे। और बड़े घरानों के बिगड़ल बेटों से बेहतर नेटवर्क और कोई नहीं। साथ ही अब इनमें से कई छोटे मोटे सरकारी पदों पर थे। जैसे किनरुई अपने पिता किन चेंगमिंग के अधीन काम करता था, राजकीय बलि विभाग का निदेशक। यह विभाग साम्राज्य के हस्तशिल्पों, कताई, बुनाई, कागज निर्माण इत्यादि की देखरेख करता था। और युवराज सिंह के लिए हस्तशिल्प किशनपुर की आर्थिक उन्नति का अगला लक्ष्य था। किन चेंगमिंग के पास पूरे साम्राज्य के हस्तशिल्प कारखानों का विस्तृत अभिलेख था, किस शहर में क्या बनता है। युवराज सिंह के लिए ये सोने की खान बराबर जानकारी थी। ठीक है, युवराज बोले, कविता प्रतियोगिता शुरू हो गई होगी। चलो, भीतर चलते हैं। किनरुई मुस्कुराया, जरा ठहरिए, युवराज, मेरे साथ 2 और लोग भी हैं, झू युशु और दू बोयुआन। उन्हें भूल तो नहीं गए। वे भी आए हैं। युवराज का मन खिल उठा। कंगनपुर के 4 शैतान फिर एक साथ। किनरुई हंसते हुए बोला, जब आप किशनपुर गए थे, तब भी हम तीनों ने, खैर, वही पुरानी हरकतें की थीं। युवराज मुस्कुरा दिए, समझ गए। उन्हें बुलाओ। कुछ देर में किनरुई लौट आया। एक दुबला पतला लंबा युवक और दूसरा थोड़ा ठिगना व मोटा। लंबा था झू युशु, मोटा था दू बोयुआन। युवराज, हमने आपको बहुत याद किया। दोनों ने एक साथ कहा। स्पष्ट था, आदतें नहीं बदली थीं। पिंगशान होंगजी, युवराज ने उनके अभिधान नामों से उन्हें संबोधित किया। तीनों झुककर अभिवादन करते ही हंसी मजाक शुरू हो गया, जैसे 5 साल बीते ही न हो। झू युशु पंखा झलते हुए बोला, हम तो अभी कह ही रहे थे कि आपको ढूंढने किशनपुर जाना चाहिए। यह मिलना सौभाग्य है। अब जब कंगनपुर के 4 कहर एक साथ हैं, शहर में हलचल तो मचेगी ही। दू बोयुआन गरजा, बिल्कुल, आपके जाने के बाद वे नकली विद्वान हमें बार बार नीचा दिखाते रहे।
अब जबकि आपकी कविताएं कंगनपुर में धूम मचा रही हैं, युवराज इस बार बदला लेकर रहेंगे। युवराज सिंह ने हाथ पीछे बांधकर कहा, बहुत आसान, आज रात ही हम इस कविता प्रतियोगिता की इज्जत का बंटाधार करेंगे। अध्याय 210 उपहार कविता। दोपहर में कुचिंग झील पर आने जाने वालों की भीड़ और घनी हो गई। हल्की सी शरद ऋतु की धूप में तापमान में ठंडक की एक लहर थी और शुद्ध सफेद बादल नीले आकाश में तैर रहे थे। ये सुंदर प्राचीन दृश्य मन को शीतल कर देता था। बबूल के पेड़ के नीचे युवराज सिंह द्वारा किया गया वादा तीनों के लिए अत्यंत आनंददायक था। तभी किशन राठौर बोला, महाराज, ये कविता सभा राजकुमारी स्वयं संचालित कर रही हैं। प्रवेश भी केवल कविता के सहारे है। पिछले 5 वर्षों में हम हर बार दरवाजे पर ही रोक दिए जाते थे और विद्वानों द्वारा उपहास सहना पड़ता था। लेकिन अब आप यहाँ हैं और आपकी कविता कला पूरे कंगनपुर में प्रसिद्ध है। इस बार हमें आपका सहारा अवश्य मिलेगा। जीयूष शर्मा ने लालसा भरी दृष्टि से कहा। पर तभी दुबे यादव ने उसे कोहनी मारी। तब उसे याद आया कि राजकुमारी पिन्या राजकुमार यानेश्वर की मौसी हैं। असम्मान करना गंभीर अपराध था। वह तुरंत बोला, दोष क्षम्य हो महाराज, मुझसे मूर्खता में गलती हो गई। युवराज सिंह के मन में राजकुमारी पिन्या को लेकर हमेशा एक प्रकार की सावधानी रहती थी। उनके आंचल तले न जाने कितने मंत्री उनके प्रति अनुरक्त थे। ऊपर से कोमल दिखने वाली यह स्त्री वास्तव में अत्यंत प्रभावशाली थी। यानेश्वर भी उनके कारण ही विशेष सावधानी रखते थे। युवराज मंद हंसा, कोई बात नहीं, दूसरों विद्वानों से अच्छा है कि तुम लोग ही झील यात्रा कर लो। तीनों अवाक रह गए, फिर तुरंत कृतज्ञता से भर गए। किशन राठौर ने कहा, महाराज, 5 वर्षों बाद भी आप वैसे ही हैं, हमारे लिए सच्चे। भविष्य में चाहे जो हो, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। युवराज हल्के से मुस्कुराया। राजकुमारी के साथ झील यात्रा वास्तव में बस एक मान सम्मान था, जैसे किसी नृत्य की फोटो लेना। उसे यह बड़ा उबाऊ लगता था, लेकिन इन तीनों के लिए यह पूरे वर्ष का गर्व था। तो चलें, युवराज ने कहा। पर्दे के बाहर जो चयनित न थे वे निराश होकर लौट रहे थे, जबकि विद्वान और कुलीन युवक हंसी खुशी भीतर प्रवेश कर रहे थे। द्वार पर भीड़ कम होती जा रही थी। तीनों ने युवराज से निवेदन किया, महाराज, कृपया हमारा ध्यान रखें। युवराज थोड़ी देर सोचकर बोला, सुनो, विज्ञान ग्रंथागार में हजारों लाखों कविताएं थीं। उसने उनमें से 3 चुनकर उन्हें दी। पहली कविता उसने किशन राठौर को दी। प्रेम व्यासन। दक्षिण देश में लाल चिनार जन्मा। वसंत आए तो शाखें फूटी। तुम अधिक से अधिक चुन लेना। ये पत्ती सबसे अधिक प्रेम व्यथा रखती है। तीनों ने ताली बजाई। जीयूष शर्मा चिल्लाया, महाराज, ये कविता तो बिल्कुल उपयुक्त है। ये कविता मुझे दीजिए, मैं ही पहले जाऊंगा। किशन राठौर भड़क गया, ये कविता महाराज ने मुझे दी है, कोई नहीं छीन सकता। अगर तुमने छीनी, तो मैं आज रात पिता से कहूंगा कि तुम्हारे पिता उस दिन व्यभिचार गृह गए थे और सम्राट के सामने रिपोर्ट करा दूंगा। जीयूष हंसते हुए बोला, शर्म किस बात की, महाराज के लिए कुछ भी चलेगा, मैं जा रहा हूं। वह कविता पढ़ता हुआ आगे बढ़ गया। किशन राठौर उदास नजरों से युवराज को देखने लगा। महाराज, देखिए न, ये कितना धूर्त है। युवराज ने सिर हिलाया, उसकी यही प्रकृति है। कोई बात नहीं, एक और सुनो। उसने दूसरी कविता सुनाई। वीणा स्वर। नील जड़ित कक्ष के सम्मुख वीणा निनाद। जिया और जिन कोमल स्वर हाथों में। यदि जुलागू चाहो, तारों की तड़प याद आए ही। किशन राठौर का क्रोध तुरंत शांत हो गया। तब दुबे यादव ने उतावलेपन से कहा, महाराज, मेरा भी तो। युवराज ने उसे देखा, तुम्हारा स्वभाव वीरों जैसा है, प्रेम कविता शोभा नहीं देती। तुम्हारे लिए ये कविता उपयुक्त है। अष्ट व्यवस्था। प्रसिद्ध 8 सेनाएं। जियांग लूशी जिसने न घृणा मोड़ी, न हारा, न झुका। दुबे यादव खुशी से खिल उठा। इन तीनों की शिक्षा बहुत कम थी, जैसे पहले वाला युवराज स्वयं था। बड़े अधिकारियों के बेटे होने के कारण परीक्षा की चिंता नहीं, इसलिए पढ़ाई भी नहीं। कविताएं देने के बाद युवराज उनके साथ पर्दे की ओर बढ़ा। जीयूष पहले ही कविता लिखकर दे चुका था। स्वर्ण कवचधारी सैनिक कविता लेकर भीतर गया राजकुमारी पिन्या के पास। महाराज, कृपया। जीयूष ने युवराज को कलम और कागज दिया। किशन और दुबे उसे घूर रहे थे। जीयूष हंसते हुए बोला, अगर उन्हें शराब पिलाओ तो सब ठीक, आप पहले जाएं। युवराज ने उन्हें कागज पकड़ा दिया। वे तुरंत लिखने में जुट गए। कुछ देर बाद सैनिक बाहर आए। जीयूष शर्मा, भीतर आइए। वह कृतज्ञता से झुककर भीतर चला गया। फिर किशन और दुबे की बारी भी आ गई। दोनों पास हो गए। अब केवल युवराज सिंह बचे थे। उन्होंने कविता लिखी। अश्विन का 8वां दिन। जब अश्विन आता है 8वीं तिथि पर, मैं सारे फूल खिलते ही मिटा दूंगा। सुगंध आकाश भर फैल जाएगी और कंगनपुर सोने की कवच सा चमकेगा। सैनिक कविता लेकर भीतर पहुंचे। पर्दे के उस पार राजकुमारी पिन्या मिंक चादर वाली महोगनी कुर्सी पर बैठी थीं। नीचे 2 पंक्तियों में मेजें कुर्सियां सजी थीं। चिंगंग की सुंदर प्रतिभाशाली युवतियां बैठी थीं, कोमल, आकर्षक, सौम्य। एक दासी ने कहा, महारानी, इस वर्ष प्रतिभाएं बहुत आई हैं।
पहले प्रेम व्यासन, फिर वीणा स्वर, फिर अष्टव्यवस्था। इतनी विलक्षण कविताएं पहले वर्षों में दुर्लभ थीं। लाल वस्त्रों में सजी, हिमसी कांतिमय, भौहों के बीच सिंदूर लगाए वह सुंदरी, राजकुमारी ने कहा, सही कहा। इतनी अद्भुत कविताएं बिना पूर्व तैयारी नहीं हो सकती, पर फिर भी ये तत्क्षण लिखी गई हैं। हमें इनके कौशल की परीक्षा लेनी चाहिए। राजकुमारी पिन्या ने दाईं ओर बैठे घूंघट वाली युवती की ओर देखा। ये तुम्हारा पहली बार है कविता सभा देखने का, क्या सोचती हो, जारी रहेगा? अध्याय 211 चयनित तारांकन। फेई यामिनी ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी, ये दासी अल्प प्रतिभा वाली है, भय है कि कुछ अनुचित न कह बैठे। राजकुमारी पिन्यांग हल्के से मुस्कुराईं। कंगनपुर राजधानी की प्रतिभाशाली कन्याओं में यदि तुम भी अल्प प्रतिभा कहो तो बाकी तो अक्षर ज्ञानहीन हो जाएंगी। तुम तो बाहर आती ही नहीं, इस बार कम से कम अपने पिता महामंत्री फेई जैसी अत्यधिक विनम्रता मत दिखाओ। सफेद घूंघट से ढका चेहरा, आंखों में अर्धचंद्राकार मुस्कान, फेई यामिनी बोली। जैसा आदेश राजकुमारी। उसी समय स्वर्ण कवचधारी प्रैरी भीतर आया। राजकुमारी, पर्दे के बाहर केवल एक व्यक्ति शेष है। एक दासी आगे बढ़ी और कविता की पर्ची ले गई। राजकुमारी पिन्यांग ने कहा, ठीक है, देर से आने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। कविता सम्मेलन प्रारंभ किया जाए। दासी ने कविता उन्हें सौंपी। उन्होंने सरसरी निगाह डाली और हल्का सा आश्चर्य प्रकट किया। फिर संकेत किया कि पर्ची फेई यामिनी को दी जाए। राजकुमारी ने कहा, यामिनी, तुम बताओ इस कविता के विषय में क्या विचार है। फेई यामिनी ने धीमे स्वर में पढ़ा, जब आएगा आश्विन नवमी का त्योहार, मेरे फूल अकेले हर फूल को करें लज्जित अपार। उनकी सुगंध छू लेगी कंगनपुर के आसमान, और नगर भर जाएगा स्वर्ण कवचों की झनकार। कुछ देर विचार कर बोली, ये कविता बाहर से तो गुलदाउदी की प्रशंसा जैसी है, पर इसमें भीषण युद्ध की गूंज छिपी है। राजकुमारी पिन्यांग ने सर हिलाया। मैंने भी यही सोचा, ये लिखने वाला अवश्य युद्ध भूमि का आदि होगा। राजकुमारी स्यांगचेंग अचानक हंस पड़ी। मुझे ये कविता सातवें भैया की सीमा गीत की याद दिलाती है, दोनों में ही रक्तपात की गंध है। राजकुमारी पिन्यांग मुस्कुराई। क्या वह पंक्ति, चांद अब भी पहाड़ों पर वैसा ही? स्यांगचेंग ने आगे जोड़ा, पर रणबांकुरों की घर वापसी नहीं। यदि ड्रैगन दुर्ग का पंखों वाला सेनापति होता तो शत्रु घोड़े सीमा पार करने का साहस न करते। राजकुमारी पिन्यांग हंस पड़ी। तो क्या राजकुमार यानेश्वर प्रिंस ऑफ ची इस कविता सभा में आ पहुंचे? पहले जब वो कंगनपुर राजधानी में होते एक भी सभा नहीं छोड़ते थे। इस वर्ष लौटे हैं, शायद खुद को रोक नहीं पाए। स्यांगचेंग की आंखें चमक उठीं। यदि सातवें भैया यहाँ हो, ये सभा अधिक मनोरंजक हो जाएगी। पिन्यांग ने चुटकी ली। सभा अधिक रोचक या तुम्हारे सातवें भैया अधिक रोचक? स्यांगचेंग खिलखिला उठी। अवश्य ही सातवें भैया। मैं उनसे वे किशनपुर केंगजू के कांच के इत्र वाले शीशियां मांगने वाली हूँ। पिन्यांग हंसी। सच है, इतने दिनों बाद आए हैं, कुछ न कुछ देकर ही जाना चाहिए। फिर चंचल स्वर में बोली, लेकिन यदि राजकुमार यानेश्वर सचमुच भीतर हैं, तो यहाँ किसी को डरना चाहिए। ये कहकर उन्होंने फेई यामिनी की ओर देखा। फेई यामिनी ने तुरंत सिर झुका लिया। गुलाबी गाल और हल्की सी लज्जा। राजकुमारी मजाक कर रही हैं। ठीक है, मैं और नहीं छेड़ूंगी। चिंता मत करो, यदि राजकुमार यानेश्वर आए भी, मैं तुम्हारा पक्ष ही लूंगी। फिर उन्होंने कहा, चलो, अब विषय चुने। आप प्रतिभाशाली स्त्रियां मेरी सहायता करें। कई महिलाओं ने चर्चा शुरू कर दी। कोई गुलदाउदी पर कविता चाहती थी, कोई नया विषय। राजकुमारी पिन्यांग ने पूछा, यामिनी, स्यांगचेंग, तुम दोनों बताओ। फेई यामिनी ने स्यांगचेंग की ओर देखा। ये सम्मान राजकुमारी स्यांगचेंग को मिलना चाहिए। स्यांगचेंग हंस दी। नहीं नहीं, यामिनी बहन चुनेगी। क्या पता जल्दी ही मुझे तुम्हें भाभी कहना पड़े। फेई यामिनी का चेहरा और लाल हो गया। यदि राजकुमारी ऐसे ही मजाक करती रही, मैं सच में चली जाऊंगी। पिन्यांग ने स्यांगचेंग को फटकारा। बहुत शरारत करती हो। स्यांगचेंग ने जीभ निकाली। ठीक है, यामिनी बहन, आप चुनिए। कुछ सोचकर फेई यामिनी बोली, कंगनपुर द्वितीय कैंगजू के महान विजय उत्सव को देखते हुए क्यों न आज युद्ध कविता विषय रखा जाए। युद्ध कविता। पिन्यांग आश्चर्यचकित हुई। उनके मन में ख्याल आया, दिखने में कोमल पर भीतर से दृढ़ और बुद्धिमती। राजकुमार यानेश्वर के लिए एक उपयुक्त जीवन संगिनी। उन्होंने कहा, उत्तम, विषय होगा युद्ध कविता। विजय का उत्सव मनाने के लिए यही उचित है। दासी ने विषय लिखकर पर्दे के बाहर भेज दिया। उधर युवराज सिंह और कुई हरिशंकर सभा में सामाजिकता निभा रहे थे। जैसे ही उनका प्रवेश हुआ, कई लोग पहचान गए और घेर आए। युवराज को खींच हुई। अब तो फेई यामिनी को देखने का अवसर भी नहीं मिलेगा। उसी समय प्रैरी आया। राजकुमारी का आदेश, विषय है युद्ध कविता। समय एक अगरबत्ती जितना। सभी विद्वान सोच में पड़ गए। कुई हरिशंकर और अन्य तीनों ने युवराज सिंह को देखा। स्पष्ट था कि कविता वही देंगे। युवराज ने तीनों को कविताएं दे दी और सर्वोत्तम अपने लिए रखी। समय पूरा होते ही रचनाएं एकत्र की गईं, और कुछ देर बाद परिणाम आया।
विजयी कविताएं हैं लियांग जो का गीत, जीहाई का वर्ष, वसंत दर्शन और सीमा गीत। कुई हरिशंकर विजयी हंसी हंसा। ये चारों उन्हीं के समूह की थीं। लेकिन तभी एक सफेद वस्त्रधारी विद्वान ने ताना मारा, राजकुमार यानेश्वर, आपकी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी की कविता सभा में धोखा करने की? आप इस पर्दे को पार करने योग्य नहीं। अध्याय 212 संघर्ष। काव्य सम्मेलन में यह बात सुनते ही सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें युवराज सिंह और उसके 3 साथियों की ओर मुड़ गईं। तभी एक और आवाज उठी, पांड्यु, निराधार आरोप मत लगाओ। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि राजकुमार ने छल किया है? युवराज सिंह ने बोलने वाले की ओर देखा और कहा, आश्चर्य है तो राजकुमार शू भी कंगनपुर राजधानी में मौजूद हैं। वह और कोई नहीं बल्कि 5वें राजकुमार शू थे। पांड्यु ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, मैं बिना वजह कुछ नहीं कह रहा। किन रुई, झू युशु और दू बोयुआन, ये तीनों अकुशल मूर्ख हैं। इनके लिखे हुए गीत कैसे राजकुमारी की दृष्टि में सुंदर लग सकते हैं? मैंने स्वयं देखा कि राजकुमार उनसे फुसफुसा रहे थे, निश्चित रूप से उन्होंने ही उन्हें पंक्तियां बताई होंगी। झू युशु ने भौहें चढ़ाईं। पांड्यु, हमारी तुमसे क्या दुश्मनी है? कैसे हमारी मानहानि कर रहे हो? स्पष्ट बताओ क्या चाहते हो? राजकुमार शू मुस्कुराकर बोला, पिंगशान, क्रोध की आवश्यकता नहीं। यदि पांड्यु तुम्हारी प्रतिभा पर संदेह करता है तो यही राजकुमारी के समक्ष एक और कविता लिखकर सिद्ध कर दो। युवराज सिंह ने राजकुमार शू और पांड्यु के बीच निगाह दौड़ाई। दोनों मिलकर चाल चल रहे थे। एक खलनायक की भूमिका निभा रहा था, दूसरा मध्यस्थ की। राजकुमार शू ने नमक शोरा उपलब्ध न होने के समय भी बाधा डाली थी। युवराज सिंह का क्रोध पहले से ही उबल रहा था और अब फिर से सामने आकर परेशानी खड़ी कर रहा था। अगर उसने अपने सूबे की जनता को एकजुट कर नमक शोरा न खोजवाया होता तो कंगनपुर द्वितीय की घेराबंदी का परिणाम कुछ और ही होता। झू युशु, किन रुई और दू बोयुआन, जो वास्तविकता में सचमुच धोखा कर चुके थे, अब शांत खड़े थे। उनकी चुप्पी देख पांड्यु और भी दुस्साहसी हो गया। वाह, ऐसे धूर्त लोग शरद काव्य सम्मेलन में घुस आए, यहाँ उपस्थित सभी की आंखों का अपमान। और युवराज सिंह स्वयं ऐसे धोखे में सहयोग दें, कितना हास्यास्पद। ये राजपरिवार पर कलंक है। राजकुमार शू ने कहा, पांड्यु, ऐसी बातें मत करो। युवराज सिंह तो पहले ही राजपरिवार पर कलंक रहे हैं। सभा में व्यंग्य भरी हंसी फैल गई। युवराज सिंह ने ठंडी निगाह डाली। राजकुमार शू अब पूरी तरह अपने वास्तविक रूप में आ चुका था। उसने झू युशु से पूछा, पिंगशान, किसी कुलीन द्वारा किसी राजकुमार की निंदा करने की सजा क्या है? झू युशु ने झिझकते हुए कहा, महाराज, कानून के अनुसार 100 कोड़े। अच्छा, बाहर जाकर एक कोड़ा लाओ, युवराज सिंह ने पांड्यु को घूरते हुए कहा। राजकुमार शू उसके बराबर के दर्जे का था, उनकी दुश्मनी अलग बात थी। लेकिन पांड्यु कौन था जो इस तरह अपमान कर रहा था? अगर आज उसे सबक न सिखाया तो सब सोचेंगे कि वह अभी भी पहले वाला दुर्बल राजकुमार है। अब झू युशु ने अजीब भाव से देखा। जाओ, युवराज सिंह गरजा। झू युशु तुरंत बाहर भागा। राजकुमार शू और पांड्यु अब उलझन में थे। कुछ क्षण बाद राजकुमार शू व्यंग्य से बोला, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम तो हमेशा अपनी माता के पास रोते चले जाते थे। पांग्युकुन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि युवराज सिंह की सफलताओं से बाकी राजकुमार ईर्ष्या करेंगे। अब ये सत्य हो रहा था। राजकुमार शू सबसे पहले वार करने को तत्पर था। यदि युवराज सिंह सहता रहा तो उपहास का पात्र बन जाता, लेकिन लड़ाई करता तो सम्राट विक्रमेंद्र के कोप का जोखिम था। पर युवराज सिंह चुप रहने वालों में नहीं था। जब मैं कंगनपुर द्वितीय की दीवारों पर अपना रक्त बहा रहा था, तुम तब भी किसी नगरवधू की गोद में दूध पी रहे थे। तुम मेरे सामने क्या हो? राजकुमार शू का चेहरा लाल हो गया। दोनों पहले भी कंगनपुर राजधानी में अक्सर भिड़ते थे, लेकिन आज युवराज सिंह की कीर्ति चरम पर थी, जिसे राजकुमार शू सहन नहीं कर पा रहा था। अगर हिम्मत है तो फिर कहो। राजकुमार शू गरजा, तुम इसके योग्य नहीं, युवराज सिंह ने तिरस्कार से कहा। इसी समय दोनों लड़ने ही वाले थे कि एक तेज आवाज आई, कौन है जो मेरे काव्य सम्मेलन में हंगामा कर रहा है? पर्दा उठा और मोतियों की परतों के पीछे से राजकुमारी पिंग्यांग तथा अन्य स्त्रियां दिखीं। राजकुमारी को प्रणाम, सभी विद्वानों ने झुककर कहा। राजकुमारी पिंग्यांग ने दोनों राजकुमारों की ओर कठोर दृष्टि से देखा। राजकुमार शू, युवराज सिंह, क्या तुम दोनों ने यहाँ भी अपने झगड़े ला दिए? युवराज सिंह बोला, फूफी, राजकुमार शू ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया और अपमानित किया, इसलिए विवाद बढ़ा। राजकुमार शू, क्या ये सत्य है? पिंग्यांग ने कठोर स्वर में पूछा। अब तुम दोनों बाल नहीं रहे, कैसे इतना अविवेकी व्यवहार कर सकते हो? राजकुमार शू बोला, फूफी, मैंने केवल आपके सम्मान में कहा। ये प्रतियोगिता वे जीत ही नहीं सकते। तो कहना चाहते हो कि ये 4 कविताएं इन तीनों की नहीं, बल्कि युवराज सिंह की हैं? पिंग्यांग ने भौहें चढ़ाईं। युवराज सिंह, राजकुमार होते हुए तुम इतने अधम कैसे हो सकते हो? युवराज सिंह दोषी था, पर वह अकेला नहीं, कई विद्वान पहले से कविता तैयार करके आए थे और विषय बदलने पर असहज हो गए थे।
वह न स्वीकारा न नकारा। फूफी, यदि आपको संदेह है तो इन्हें यहीं जांच लें। यदि ये लिख पाए तो क्या आप इन्हें विजेता घोषित करेंगी? पिंगयांग ठिठकी। युवराज सिंह के आत्मविश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं स्वयं उनकी परीक्षा लूंगी। राजकुमार शू, यदि तुम्हारा आरोप झूठा हुआ तो तुम्हारे पिता से बात करूंगी। और यदि मेरा संदेह सही निकला, राजकुमार शू बोला, तो मैं युवराज सिंह के छल को उजागर कर दूंगी। उसी समय झू योशु कोड़ा लेकर लौट आया। पिंगयांग ने कहा, यामिनी, तुम परीक्षा का विषय बताओगी। देखते हैं इनकी वास्तविक योग्यता क्या है। C213 विस्मय। फेई यामिनी, क्या सच में वही है? फेई यामिनी यहाँ आए है? हे भगवान, उसकी चित्रकला देखते ही मैं कई रातों तक सो नहीं पाया था। सोचा भी नहीं था कि आज उसे देख पाऊंगा, पर ये मोतियों के पर्दे कुछ दिखाई ही नहीं देते। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही राजकुमारी पिंगयांग ने उसका नाम लिया, विद्वानों और रईस युवकों के बीच हलचल मच गई। हर कोई गर्दन उचकाकर पर्दे के पीछे झलक पाने की कोशिश करने लगा। लेकिन घने मोतियों की परतों के पीछे आकृतियां धुंधली परछाइयों की तरह थीं। ऊपर से दोनों ओर खड़े सुनहरी कवचधारी अंगरक्षक किसी भी दुस्साहस की गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। पान यू का चेहरा उस नाम को सुनते ही सख्त हो गया। उसकी जलती घृणा सीधी युवराज सिंह पर टिक गई। यही कारण था कि उसने युवराज सिंह का अपमान करने की हिम्मत की थी। युवराज हल्के से भान उठाता है, काश उसे पर्दे के पीछे झांकने के लिए कोई एक्स-रे दृष्टि होती। वह भी फेई यामिनी की प्रसिद्ध सुंदरता को देखने को उत्सुक था। पर राजकुमार शू की दखलंदाजी ने उसकी यह चाहत बर्बाद कर दी। उसी समय पर्दे के पीछे से एक कोमल, निर्मल, मधुर आवाज गूंजी, मानो कोई कोयल गा उठी हो। चून की महामहिम ने मुझे विषय चुनने को कहा है, तो क्यों ना आप सभी 4 श्रेष्ठ वनस्पतियों प्लम, ऑर्किड, बांस और चांदनी फूल पर कविता राएं। युवराज का दिल एक पल को रुक सा गया। सिर्फ आवाज ही हृदय को बांध ले तो सौंदर्य कैसा होगा। उधर झू योशु अब पिंगशन और उसके साथी लगभग बेहोश होने को थे। उन्हें कविता के बारे में कुछ भी नहीं आता था। आपकी उच्चता, ये पिंगशन घबरा गया। वे सोच रहे थे कि आज राजकुमारी को प्रभावित करेंगे, लेकिन अब तो पूरे दरबार के सामने नाक कट जाएगी। युवराज ने बिल्कुल गंभीर स्वर में कहा, घबराओ मत, अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखो। चून की विषय तय हो गया है, पहला नंबर तुम्हारा है, पिंगशन। तुम्हें प्लम फूल पर कविता कहना है। पिंगशन का मन, सफेद कागज, कुछ भी नहीं। राजकुमार शू और पान यू उसकी बुरी हालत देखकर मुस्कुरा रहे थे। युवराज चुपके से मुस्कुराया। उसके मस्तिष्क में ज्ञान स्फटिक सक्रिय हो गया। उसने मन ही मन पिंगशन को कविता भेजी। सुबह की पवन में प्लम खिले, पहाड़ों पर बिछी हिम की चादर। काश मैं 1000 रूपों में बंट पाता, हर वृक्ष पर खड़ा एक कवि होकर। पंक्तियां धीरे धीरे पिंगशन के मन में उभरने लगीं। उसका चेहरा भय से प्रसन्नता में बदल गया। कुछ क्षणों तक सोचने का नाटक करने के बाद उसने ऊंची आवाज में कविता सुनाई। पूरा सभागार शांत हो गया। राजकुमार शू और पान यू भी दंग थे। पर्दे के पीछे से राजकुमारी पिंगयांग बोली, एक और उत्कृष्ट रचना। अगला कौन? युवराज ने कहा, किनरुई, अब लियू ली, तुम बांस पर कविता सुनाओ। किनरुई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने युवराज की ओर भीख मांगती नजर से देखा, और तभी उसके मन में पंक्तियां उतरने लगीं। निर्जन खेतों में बांस उगे, छोड़ छूते नभ के ऊंचे बादल, न कोई उसकी महिमा देखे, फिर भी अडिग, अटल, उज्ज्वल। सभागार स्तब्ध रह गया। फिर दू बुयुआन, अब लोकेंद्र सिंह की बारी आई। शरद तुषार रंगे चांदनी फूल, जिसकी छवि डूबते सूरज से सुंदर। सहज कविता ही सही मगर उसकी महक रहे सदा अमर। तीनों की लगातार अद्भुत कविताएं सुनकर माहौल पलट गया। पिंगशन ने हाथ में पकड़े घोड़े की चाबुक को घुमाया और युवराज से फुसफुसाया, आपकी उच्चता, बाद में इस दुष्ट पान यू को मैं संभाल लूंगा। पान यू डर के मारे कांपने लगा। उसने राजकुमार शू की ओर देखा, लेकिन राजकुमार शू अब उससे पल्ला झाड़ चुका था। पान यू, तुमने तो मुझे ही भ्रमित कर दिया था। ऐसे झूठ क्यों बोले? पान यू का चेहरा राख जैसा पड़ गया। पर्दे के पीछे से राजकुमारी पिंगयांग मुस्कुराई। इतनी बेहतरीन कविताएं एक ही सभा में, अद्भुत। युवराज सिंह, चून की प्लम, बांस और चांदनी फूल हो चुके, अब आप ऑर्किड पर कविता सुनाएं। युवराज ने राजकुमार शू की तरफ तिरछी मुस्कान फेंकी और कहा, एकांत वन में खिले सुगंधित फूल, झाड़ियों में खोया अनदेखा अनजान, धूप की किरणें मिल भी जाएं, शरद के साए से फिर भी है परेशान, पहली ठंड ले जाए उसकी शोभा, हरित रंग हो जाए वीरान, जब बयार ही न ले उसकी महक, तो किसके लिए रचे वह सुगंधित गान। पूरा सभागार स्तब्ध। राजकुमार शू की आंखें फटी की फटी रह गईं। कब से युवराज सिंह तत्काल कविता रचने लगे। पर्दे के पीछे राजकुमारी पिंगयांग धीरे से पंक्ति दोहराती रहीं, जब बयार ही न ले उसकी महक। उनकी आवाज में अजीब सी वेदना थी। फेई यामिनी ने तुरंत अर्थ समझ लिया। इस कविता में उस स्त्री के दुख की करुणा थी जिसे सही संबल न मिले, जिसकी सुगंध दुनिया तक पहुंच ही न सके।
राजकुमारी ने उसे एक अर्थभरी निगाह से देखा, जैसे कहना चाहती हो, स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी बाजी उसका विवाह होता है। एक भूल और जीवन पछतावे में बीत जाता है। युवराज ने सिर झुकाया। राजमाता, अब तो सिद्ध हो गया कि हम पर झूठा आरोप लगाया गया था। आपने वादा किया था, अब निर्णय सुनाएं। राजकुमारी पिंग्यांग ने कहा, निश्चय ही, तुम और तुम्हारे साथी मेरे साथ क्विंगजियांग झील की सैर में सम्मिलित होंगे। राजकुमारी श्यांगछेक भी यहाँ हैं, हम सब मिलकर वार्ता करेंगे। युवराज का चेहरा काला पड़ गया। राजमाता, मुझे अभी बहुत आवश्यक कार्य याद आ गया है। राजकुमारी श्यांगछेक की ठंडी आवाज भीतर से आई। सातवें भाई, अगर तुमने मना किया तो मैं स्वयं तुम्हारे महल आ जाऊंगी। युवराज कांप गया। राजकुमारी श्यांगछेक, जिसने बचपन में उसे लूट लूट कर कंगाल किया था, वह सबसे खतरनाक महिला थी। ठीक है, मैं चलूंगा। फिर वह पान यू की ओर मुड़ा। एक तुच्छ कुलीन ने एक राजकुमार का अपमान किया था। अगर अब सजा न दी तो पूरा दरबार मजाक उड़ेगा। अध्याय 214, गुप्त व्यवस्थाएं। आपकी आधिकारिक भारतीय हिंदी नाम सूची के अनुसार काव्य संगोष्ठी का वातावरण अचानक तनाव से भर गया। विद्वान जड़ हो गए, किसी मुसीबत में फंसने के डर से तुरंत अपने को पान यू से अलग दिखाने लगे। राजकुमार यानेश्वर प्रिंस ऑफ शू के चेहरे पर काला साया उतर आया, पर वह इस समय कुछ कर भी नहीं सकता था। पान यू, कोई आखिरी बात? झू यूशु ने हाथ में पकड़ी चाबुक को कसते हुए व्यंग्य से कहा। पान यू ने निराशा से राजकुमार यानेश्वर की ओर देखा, पर राजकुमार शांत खड़े रहे। पान यू का कलेजा जल उठा, उसी ने उसे उकसाया था। उसकी शह के बिना वह कभी भी युवराज सिंह सियोमिंग से उलझने की हिम्मत नहीं करता। 100 कोड़े, सीधी मौत। ये सब राजकुमार यानेश्वर ने कहा था। पान यू चीख पड़ा, उन्होंने ही मुझे ऐसा करने को बोला। सभागार में दबी चीखें गूंज उठीं। सबकी निगाहें अब राजकुमार यानेश्वर पर टिक गईं। युवराज सिंह हल्का सा मुस्कुराए। कंगनपुर के विद्वानों में रीढ़ नहीं होती, उन्हें मालूम था कि पान यू दबाव में टूट जाएगा। पान यू तो सिर्फ मोहरा था, असली निशाना राजकुमार यानेश्वर ही थे। युवराज सिंह भली भांति जानते थे कि उन्होंने यद्यपि किशनपुर के लोगों से साल्टपीटर इकट्ठा करवाया था, पर यह कोई स्थायी उपाय नहीं था। उनके लिए बारूद की मांग लगातार बढ़ने वाली थी, न केवल अपनी सेना के लिए, बल्कि अन्य रियासतों को बेचने के लिए भी। बिखरे ग्रामीण स्रोतों पर निर्भर रहकर यह संभव नहीं था। राजकुमार यानेश्वर का राजधानी में होना स्पष्ट संकेत था, साल्टपीटर पर लगाई गई रोक उसी की करतूत थी। अब जबकि युवराज सिंह ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, वह सम्राट विक्रमेंद्र एम्परर सियो वेंगजुंग के सामने मामला रखकर उसे प्रतिबंध हटाने पर मजबूर कर सकते थे। झूठ बोल रहा है, राजकुमार यानेश्वर दहाड़े, और पान यू को लात मारकर गिरा दिया। फिर गुस्से में उसे पीटने लगे। बस, राजकुमारी पिंग्यांग की बर्फ सी ठंडी आवाज गूंजी। राजकुमार यानेश्वर, मेरी सभा में तुम हिम्मत करते हो उपद्रव करने की? मैं तुम्हारे पिता को इसकी सूचना दूंगी। राजकुमार यानेश्वर का चेहरा सफेद पड़ गया। सम्राट से तो वह भी डरता था। मासी, ये नीच मुझे धोखा दे गया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। चुप, मैंने बहुत सुन लिया, अभी निकलो यहाँ से, बाद में हिसाब होगा। राजकुमार यानेश्वर ने मुट्ठियां भींच ली, पर विरोध करने की हिम्मत न जुटा सके। जाते जाते युवराज सिंह के पास से गुजरते हुए फुसफुसाए, ये खत्म नहीं हुआ। युवराज सिंह ने सिर भी न घुमाया, बस जमीन पर थूक दिया। जहां तक पान यू की बात है, राजकुमारी पिंग्यांग बोली, राजकुमारों में फूट डालना राज परिवार का अपमान है। रक्षक, 100 कोड़े लगाओ। पान यू लगभग मुर्दे की तरह ढह गया। झगड़ा निपटने पर राजकुमारी पिंग्यांग ने युवराज सिंह की ओर मुड़कर कहा, राजकुमार की प्रिंस ऑफ ची, आज के विजयी आप और आपके मित्र हैं। आप मेरे साथ झील सैर पर चलेंगे, कुछ बातें करनी हैं। अन्य विद्वान धीरे धीरे बिखर गए। झू यूशु, दू बुयुआन और किनरुई खुशी से झूम उठे। 5 साल बाद भी युवराज सिंह अब भी उनके रक्षक थे। युवराज सिंह ने लंबी सांस ली। आज का संघर्ष केवल दिखावे के लिए नहीं था। पहला कारण था अपनी वाग्दत्त पत्नी की झलक देखना, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण था रणनीति। विदेशी कबीलों के खिलाफ हाल की लड़ाई कठिन थी। सच तो यह था कि दुश्मन सेनापति बेईशान ने युवराज सिंह को अपने प्रतिद्वंद्वी कबीले को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया था। यदि बेईशान ने पूरी ताकत झोंकी होती, किशनपुर के सीमित गोला बारूद से जीतना नामुमकिन था। ये वैभवशाली विजय युवराज सिंह का भंडार लगभग खाली कर चुकी थी। ऐसी कुछ और लड़ाइयां और पूरा इलाका भूखा मरता। इसीलिए उन्होंने दोहरा अभियान रचा। 1. किशनपुर में उद्योग व वाणिज्य को विकसित करना, और 2. कंगनपुर चैंगांग में एक समर्थक गुट तैयार करना। इन दोनों का एक ही लक्ष्य था, पूंजी संचय। उन्हें दरबार में ऐसे सहयोगियों की जरूरत थी जो राजनीतिक तूफानों से किशनपुर की रक्षा कर सकें। इसके अलावा कंगनपुर में प्रचुर कोयले के भंडार थे, जो भविष्य के भाप इंजन और औद्योगिकरण के लिए अनिवार्य थे। केवल स्थानीय खदानें पर्याप्त न होंगी। सबसे महत्वपूर्ण, राजनीतिक संरक्षण के बिना उनका व्यापार बार बार तोड़ा फोड़ा जाएगा।
यदि व्यवस्थित रूप से माल भेजना रोका गया तो किशनपुर का उद्योग दम तोड़ देगा। जब मुनाफा नहीं तो निवेश नहीं, और यही हाल कभी दुनिया भर में हुआ था जब पश्चिमी शक्तियों ने तोपों से बाजार खुलवाए थे। आज भी व्यापार युद्ध वैश्विक टकराव को जन्म देते हैं। झू यूशु और अन्य लोगों को जीतकर युवराज सिंह कंगनपुर में अपना प्रभाव क्षेत्र बना रहे थे, जैसा बाकी सामंत कर रहे थे। ये लोग उनकी पहली चालें थीं। आगे और भी मोहरे जुटाने थे। कंगनपुर में उनका असली अभियान तो अब शुरू हो रहा था। इन्हीं विचारों में डूबे थे कि मनके के पर्दे सरके। राजकुमारी पिंग्यांग बीच में विराजमान थीं। उनके नीचे राजकुमारी श्यांगचेंग हल्की मुस्कान लिए बैठी थीं, और उनके सामने एक घूंघट वाली युवती जो सीधे उनकी ओर देख रही थी। अध्याय 215, मौसी और भांजे का मेल मिलाप। आपकी आधिकारिक भारतीय हिंदी नाम सूची के अनुसार। सातवें भैया। मनके के पर्दों को हल्की हवा ने हिलाया और राजकुमारी श्यांगचेंग की मधुर आवाज गूंज उठी। युवराज सिंह ने अंततः घूंघट वाली युवती से निगाहें हटाकर बहन की ओर देखा। आज तुम बड़ी खुश लग रही हो छोटी बहन। हालांकि यह वर्ष की सभा शायद तुम्हें निराश कर गई होगी, कोई भी आकर्षक प्रतिभाशाली युवक नहीं मिला न। झू यूशु और अन्य दो तुरंत बोल उठे। राजकुमारी महोदया, क्या हम प्रतिभाशाली नहीं हैं? किनरुई और दू बोयुआन ने भी उत्साह से सिर हिलाया, पर उनका ध्यान राजकुमारी पिंग्यांग पर नहीं, पूरी तरह राजकुमारी श्यांगचेंग पर टिका हुआ था। चेहरे पर चापलूसी टपक रही थी। राजकुमारी श्यांगचेंग तो उनके कंगनपुर में कुख्यात कारनामों के बारे में बहुत सुन चुकी थी। भले ही आज जीत इन्हीं के कारण हुई हो, पर उन्हें लेकर उसकी नापसंदगी जस की तस थी। उन्हें नजरअंदाज करते हुए उन्होंने बस हाथ आगे बढ़ाकर युवराज सिंह की ओर देखा। क्या? युवराज सिंह ने पलकें झपकाईं। राजकुमारी पिंग्यांग हंस दी। क्या तुम उसकी आदतें भी भूल गए? हाथ आगे बढ़ाने का मतलब है उपहार। तुम किशनपुर से इतने सारे उपहार लाए हो ना? तुम्हारी मौसी भी जानने को उत्सुक है। ये सब तो रक्तचूषक वैम्पायर ही हैं, युवराज सिंह ने मन ही मन सोचा, पर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। चिंता मत करिए मौसी, आपके लिए भी उपहार लाया हूं, और मेरी प्यारी बहन भी कैसे छूट सकती है। मुझे पता था, सातवें भैया मुझे नहीं भूलेंगे। राजकुमारी श्यांगचेंग खिल उठी। कहाँ है उपहार? 2 दिन में कोई भेजकर पहुंचा दूंगा। अभी नहीं। वह उसके सामने अपना माल खुला नहीं छोड़ सकते थे, वह तो सबसे बेहतरीन चीजें ही उठाकर ले जाती। श्यांगचेंग ने होंठ फुलाए, पर अंत में मान गई। ठीक है, चलो नौकायन पर चलते हैं। झू यूशु और उसके साथी तो खुशी से उछलते हुए तैयार हो गए। चारों जब पर्दे से बाहर निकले, राजकुमारी पिंग्यांग उठ खड़ी हुई। घूंघट वाली युवती ने उनसे कुछ कहकर विदा ली। युवराज सिंह को उसका आधा चेहरा ही दिखाई दिया था, पर वही हासिल सुंदरता का चरम था। उन्होंने एक नजर चारों ओर दौड़ाई। न लक्ष्मी लोहा लूलुओ दिखी, न जीवान। वे शायद दूसरी परीक्षा में ही बाहर हो गई थीं। जिस घूंघट वाली स्त्री को देखते हुए उनका मन ठहर सा गया था, उसे जाते देख राजकुमारी श्यांगचेंग हंस पड़ी। सातवें भैया, वह फेई यामिनी थी। वह फेई यामिनी थी। युवराज सिंह ने उसकी जाती हुई परछाई पर नजरें गड़ा दी। श्यांगचेंग ने सिर हिलाया। आप सच में भाग्यशाली हैं। वह तो अपूर्व सुंदरी है। सातवें भैया ऐसे साथी नहीं है, उसने चुटकी ली। युवराज सिंह फिर भी गर्दन घुमाकर फेई यामिनी की एक झलक और देख लेना चाहते थे। श्यांगचेंग ने आंखें घुमाई और चुपचाप नाव पर चढ़ गईं। नौक तो अतिशय सुशोभित थी, पर युवराज सिंह का उत्साह बुझ चुका था। मकसद पूरा हो गया था, भले केवल आधा चेहरा देखा, पर मन को शांति मिल गई। लेकिन चूंकि राजकुमारी पिंग्यांग निजी बात करना चाहती थी, वे मना नहीं कर सकते थे। सभा में 4 विद्वान और 4 कुलीन युवतियां चुनी गई थीं। श्यांगचेंग के शामिल होने से कुल 10 लोग नौक यात्रा पर थे। चुनी गई युवतियां हल्के घूंघट में थीं। चलन, व्यवहार और वेशभूषा से स्पष्ट था कि वे उच्च कुलों की बेटियां थीं। ग्रेट यू साम्राज्य में सामान्य लोग शिक्षा से वंचित रहते थे, स्त्रियां तो और भी पीछे। इसलिए वास्तविक उच्च प्रतिभा अमीर घरानों से ही निकलती थी। झू यूशु और उसके साथी तो उत्साह में राजकुमारी श्यांगचेंग के इर्द गिर्द मंडराने लगे, कभी चाय डालना, कभी पंखा झलना। उधर राजकुमारी पिंग्यांग ने युवराज सिंह को नौक के अग्रभाग में बुलाया। राजकुमार की, आखिरी बार हमें किशनपुर में मिले आधा वर्ष हो चुका है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी कंगनपुर को हिला दोगे, लगता है मैंने तुम्हें कमाका। उनकी पीनी पुष्पाकार राजसी पोशाक उन्हें अत्यंत गरिमामयी दर्शा रही थी। आप बहुत बड़ा चढ़ा रही हैं मौसी। ये तो बस संयोग था। युवराज सिंह के भीतर हल्की बेचैनी थी। उन्हें याद था कि उन्होंने वांग परिवार वाले मामले में पिंग्यांग को अपने हिसाब से मोड़ा था। पिंग्यांग ने सुनकार भरी। संयोग? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी चालें इतनी बारीक होती हैं कि शायद मैंने भी तुम्हारा साथ अनजाने में दिया हो। किशनपुर की घटना पर मैंने बहुत सोचा, लेकिन प्रमाण न होने से चुप ही रही। युवराज सिंह का मन कस गया। अभी यह विषय उठाना निश्चित रूप से शर्तें रखने का प्रारंभ था। बिना प्रमाण, केवल मनोवैज्ञानिक दबाव। आप क्यों ऐसा सोचें मौसी? मैं तो सदैव आपका सम्मान करता आया हूं। राजकुमारी पिंग्यांग ने आंखों में हंसी लिए मुड़कर कहा।
बस करो, यह अभिनय दूसरों पर चलेगा, मुझ पर नहीं। मेरे भतीजे मुझे बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं, पर चाहे सच हो या ना हो, मैं इसे जाने देती हूँ। आखिर तुम परिवार हो। युवराज सिंह तनकर खड़े हो गए। ये और क्या खेल था? कुछ क्षण की चुप्पी के बाद वह बोली, तुम दूर किशनपुर में थे, तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। लापरवाही से नहीं, दूरी से। इसलिए मुझसे मन में द्वेष मत रखना। मैं कैसे रख सकता हूँ? युवराज सिंह सतर्क ही रहे। उन्होंने भौहें तनी। पिंग्यांग अत्यंत समझदार थी, सम्राट विक्रमेंद्र के सबसे समीप, और उनके हर निर्णय का केंद्र दरबार की राजनीति था। निश्चित ही उन्हें युवराज सिंह की बढ़ती शक्ति का आभास हो चुका था। शायद आज की सभा उनके लिए सुलह का अवसर थी। किशनपुर में वांग चेंगचो की घटना ने उन्हें डरा दिया था। यदि युवराज सिंह बदला लेने लगते तो उन्हें खतरा था। अब जब युवराज सिंह का प्रभाव बढ़ रहा था, वह भी सभी पक्षों में दांव लगा रही थी। सभी राजकुमारों से उनके संबंध ठीक थे। युवराज सिंह को पहले वह महत्व नहीं देती थी, अब अपना रवैया बदल रही थी। आज की घटना देखो, उनका युवराज सिंह के पक्ष में झुकाव, फेई यामिनी को साथ बुलाना, सब एक ही दिशा दिखाता था। होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए पिंग्यांग बोली, तुम्हारे पिता ने फेई परिवार से तुम्हारा विवाह प्रस्ताव भेज दिया है। मैं इस मामले में दखल नहीं दे सकती थी, पर तुम्हें फेई यामिनी से मिलवा सकूं, ये कर सकती थी। इसलिए तुम्हें बुलाया था, पर पता चला कि तुम पहले ही पहुंच गए थे। डर था कि शायद तुम सभा में शामिल न हो पाओ, पर वह चिंता व्यर्थ निकली। युवराज सिंह ने ये सुलह का संकेत खुले दिल से स्वीकार किया। इस समय उन्हें विकास और स्थिरता चाहिए थी, न कि संघर्ष। आपकी कृपा का मैं ऋणी हूं मौसी। हृदय से आभार। अरे रहने दो, हम एक ही रक्त वंश के हैं, इतनी औपचारिकता कैसी? राजकुमारी पिंग्यांग की संतुष्ट मुस्कान से स्पष्ट था, संदेश पहुंच चुका है। नाव के अग्रभाग में खड़े मौसी भांजे कुछ समय चर्चा करते रहे, फिर बाकी लोगों से जा मिले। शरद ऋतु की सुहानी हवा और कुइजियांग झील की शांत लहरों के बीच युवराज सिंह ने बहुत दिनों बाद शांति का पल पाया। संध्या ढलते ही नौकायन समाप्त हुआ और सभी अपने अपने मार्ग चले गए। अध्याय 216 उपहार पहुंचाना। कविता सभा में सहायता के लिए धन्यवाद युवराज सिंह। नौक यात्रा के बाद जू यूशु और उसके दो साथी युवराज सिंह को उनके निवास तक छोड़ने आए और सच्चे मन से आभार व्यक्त किया। युवराज सिंह मुस्कराए, इतना औपचारिक मत बनो। पुराने दिनों में तो हम साथ में आग पानी से गुजरे हैं। किनरुई और बाकी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर हंसी बांटी। किनरुई बोला, युवराज आप तो कंगनपुर राजधानी में कम ही आते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे, एंड जब आप किशनपुर लौट जाएं, तब भी हमें मत भूलिएगा। युवराज सिंह हल्की हंसी के साथ बोले, अरे जब मैं किशनपुर में था, तो बड़े घरानों ने मुझे दबाकर रखा था, कुछ कर ही नहीं पाता था। पर अब मैं तुम लोगों को चिट्ठियां जरूर लिखूंगा। दू बुयुआन ने जोर दिया, बहुत अच्छा। आखिर हमने सुख दुख दोनों साथ बांटने की कस्में खाई थीं। इतना कहकर तीनों ने हाथ जोड़कर विदा ली और चले गए। युवराज सिंह ने उन्हें जाते देखा, फिर बगल में खड़े ललित फौजी से पूछा, चल सकोगे? युवराज, ये कैसा सवाल? कंगनपुर द्वितीय की प्राचीर पर 10-10 दिन और रात लड़ने के बाद भी मैं तंदुरुस्त। आह लोकेश सिन्हा, जरा सहारा देना। कहते कहते ही वह लोकेश के कंधे पर टिक गया। लोकेश भी थका हुआ ही था। दोनों दिन भर मौज मस्ती में लगे रहे थे। उसने झुंझला कर कहा, चल चुपचाप लौटकर आराम कर। ललित फौजी संतुष्ट भाव से मुस्कुराया, हाथ जोड़कर युवराज सिंह को प्रणाम किया और जाते जाते बड़बड़ाया, जेफांगसी तो कमाल की जगह है। युवराज सिंह ने उन्हें भौहें सिकोड़ कर देखा। दोनों ने युद्ध में योगदान दिया था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मौत के साए में जीने वालों को कभी कभी मन हल्का करना पड़ता है, नहीं तो मनुष्य पागल हो जाए। कक्ष में लौटने पर जीवान ने बताया, युवराज, कोई आकर कह गया है कि सामान कल पहुंच जाएगा। सच? बहुत अच्छा। उपहार आ जाएं, तो कल तुम फेई जितेंद्र के घर चलेंगे। कुछ दिनों बाद हमें किशनपुर लौटना है। सिर्फ एक दिन में उनके आधे काम पूरे हो चुके थे। अब बस उपहार देने का औपचारिक कार्य बचा था। अगले दिन किशनपुर से आए व्यापारी जहाज ठीक दोपहर पहुंच गए। 2 बड़े खेप उतारी गईं, और जीवान ने 30 से अधिक बैलगाड़ियां किराए पर लेकर कई चक्करों में सारी चीजें भिजवाईं। उनमें से 30 वस्तुएं चुनकर युवराज सिंह ने आदेश दिया, इन्हें गाड़ी में रखो और मेरे पीछे चलो। वे फेई जितेंद्र के निवास की ओर जा रहे थे। बीते दिन फेई यामिनी की झलक देख वे क्षण भर ठिठके थे, पर तुरंत ही मन संभाल लिया। आधुनिक युग में पले बड़े व्यक्ति के लिए, जहां फिल्मी सितारों और आभासी नायिकाओं के रूप होते हैं, सौंदर्य का प्रभाव सीमित ही रह जाता है। वे मजाक कर सकते थे, पर चरित्र दोषी नहीं थे। उन्हें पता था कि प्राथमिकताएं क्या हैं। फेई यामिनी से अधिक मूल्यवान था फेई परिवार का साम्राज्य में प्रभाव। आखिर फेई यामिनी तो अभी उनके लिए एक अपरिचित थी, और अपरिचितों से लगाव नहीं, केवल दूरी होती है। इसलिए फेई निवास की यह यात्रा औपचारिक थी। विवाह के तय होते ही कंगनपुर राजधानी में उनका समर्थक गुट मजबूत हो जाएगा। उस दिन अवकाश था। सूचना मिलते ही फेई जितेंद्र स्वयं द्वार पर स्वागत हेतु आए।
फेई जितेंद्र, युवराज सिंह को प्रणाम, उन्होंने झुककर कहा। प्रधान सचिव फेई, औपचारिकता मत कीजिए। युवराज सिंह ने उतरकर उनका हाथ थामकर ऊपर उठाया। फेई जितेंद्र ने उन्हें भीतर बुलाते हुए कहा, युवराज की उपस्थिति से मेरा साधारण सा घर गौरवान्वित हो गया। कृपया इस ओर आइए। आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, युवराज सिंह ने हाथ जोड़कर कहा और भीतर चले गए। मुख्य कक्ष में बैठे हुए युवराज सिंह बोले, प्रधान सचिव फेई, दोपहर के समय कष्ट दिया, क्षमा कीजिए। कुछ उपहार लाया हूं, आशा है स्वीकार करेंगे। संकेत मिलते ही सेवक गाड़ी से उपहार उतारने लगे। फेई जितेंद्र बोले, युवराज, इसकी क्या आवश्यकता थी? आपका आगमन ही हमारे लिए सौभाग्य है। पर मन ही मन वह अत्यंत प्रसन्न थे। कुलीन घरानों में सम्मान प्रतिष्ठा बहुत महत्व रखती है, और युवराज सिंह का स्वयं आना, वह भी इतने भव्य उपहारों के साथ, निश्चित रूप से फेई परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला था। उस पर किशनपुर के उत्पाद कंगनपुर राजधानी में अत्यंत लोकप्रिय हो चुके थे। जो भी लाया गया होगा वह दुर्लभ और उत्तम ही होगा। एक एक कर सेवक पेटियां भीतर लाते गए और खोलते गए। पहली कई पेटियों में मदमस्त किशनपुर नामक शराब थी, कांच की स्वच्छ बोतलों में, जिसका पारदर्शी तरल सूर्य प्रकाश में चमक उठा। डिब्बे खुलते ही फेई जितेंद्र की आंखें चमक उठी। युवराज, क्या ये वही प्रसिद्ध कांच है? उन्होंने उत्साह से बोतल उठाई। हाँ, युवराज सिंह ने कहा और एक बोतल मेज पर रख दी। पश्चिम से आती सूर्य किरणें बोतल पर पड़कर सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। ये खेप विशेष रूप से बनाई गई थी, कांच की बोतलों में मदमस्त किशनपुर बाजार में उपलब्ध नहीं था। फेई जितेंद्र उंगलियों से उसकी चिकनी सतह छूते रहे, मानो मोहित हो गए हों। अगर आप न कहते तो मैं इसे किसी दुर्लभ मणि रत्न का पात्र समझ लेता। मनुष्य हाथों से ऐसा अद्भुत शिल्प अद्वितीय। युवराज सिंह को याद आया, उन्होंने कभी एक वृत्तचित्र देखा था जिसमें एक अफ्रीकी जनजाति समुद्र में बहकर आए कांच बोतलों को दैवीय वस्तु समझकर पूछती थी, नए वस्त्रों का असर बंद वातावरण में रहने वाले लोगों पर कितना गहरा होता है। इसी तरह महान यू साम्राज्य के लोग भी युवराज सिंह के नवाचारों से प्रभावित थे। जैसे आधुनिक युग के धनी लोग पहले स्मार्टफोन देखकर मोहित हो गए थे, किशनपुर के उत्पाद अब धीरे धीरे कुलीन वर्ग का फैशन बनते जा रहे थे, विलासिता और प्रतिष्ठा दोनों का प्रतीक। फेई जितेंद्र भी इससे अछूते नहीं रह पाए। 20 पेटियों में मदमस्त किशनपुर था, कुल 100 से अधिक बोतलें। बाकी 10 पेटियों में अन्य वस्तुएं थीं। इनमें 5 पेटियां औषधीय जड़ी बूटियों से बनी विशेष हस्तनिर्मित साबुन टिक्कियों की थीं। युवराज सिंह ने एक एक करके उनका परिचय दिया। यह उनके अगले व्यापारिक लक्ष्य का हिस्सा था। साबुन को उच्च, मध्यम और सामान्य श्रेणियों में बांटा जाना था। हस्तनिर्मित साबुन उच्च श्रेणी का होगा, जबकि साधारण साबुन आम जनता तक पहुंचेगा। फेई जितेंद्र ने ऐसा साबुन पहले कभी नहीं देखा था। इसे नया उत्पाद जानकर उन्होंने स्वीकृति में मुस्कुराया। अंतिम 5 पेटियों में शुद्ध कांच की कलाकृतियां थीं। किशनपुर के कांचकार अब कौशल में निपुण हो चुके थे, जटिल से जटिल कांच शिल्प आसानी से बना लेते थे। अध्याय 217, 4 महाशत्रु। फेई जितेंद्र फेई जी कुछ पल के लिए सामने रखे कंगनपुर द्वितीय केंगजू के अनमोल उपहारों की चमक से अभिभूत रह गए। इस बार युवराज सिंह ने सचमुच उन्हें अत्यंत मान सम्मान दिया था। सम्राट विक्रमेंद्र द्वारा अनेक बार विवाह प्रस्ताव भेजे जाने के बाद फेई जितेंद्र मन ही मन निर्णय कर ही चुके थे, और कंगनपुर द्वितीय की महान विजय के बाद तो वे पहले से भी अधिक आश्वस्त हो गए। फेई कुल सदियों से विद्यानिष्ठ रहा था। यदि विद्वानों की श्रेष्ठ वंशावली में वे स्वयं को दूसरा कहें, तो भी महान यू साम्राज्य में कोई पहला कहने का साहस न करे। पीढ़ी दर पीढ़ी योग्य, उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों का वंश। तर्कतः वे कभी नहीं चाहते थे कि फेई यामिनी फेई यू इतनी दूर शादी करके जाए, परंतु गहन विचार के पश्चात उनकी सहज बुद्धि ने कहा, यह विवाह भविष्य में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। और वे ये भी भली भांति समझ गए थे कि यह असाधारण युवराज सिंह आगे चलकर उनके कुल में अवश्य कोई अनुपम परिवर्तन लेकर आएगा। कृतज्ञ हूँ राजकुमार, इतने मूल्यवान उपहारों के योग्य तो मैं नहीं, फेई जितेंद्र ने प्रणाम कर विनयपूर्वक कहा, और फिर सेवकों को उपहार संभालने का आदेश दिया। कुछ क्षण सोचकर वे बोले, मैं समझता हूँ कि आज आपके आने का उद्देश्य क्या है। जहां तक विवाह का प्रश्न है, मैं सहमत हूँ। युवराज सिंह मुस्कुराए। जैसा कि रानी जरीन ने अनुमान लगाया था, बात स्वाभाविक रूप से सुलझ गई। फेई महाराज का अनुग्रह मेरे लिए वंदनीय है। युवराज सिंह अपने ससुर को आदरपूर्वक प्रणाम करता है। इतना कहकर वे खड़े हो गए और झुके। अब से यह व्यक्ति उनके श्वसुर थे। फेई जितेंद्र ने उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं किया। ये क्षण राजा और मंत्री का नहीं, परिवार का था। कृपया बैठिए राजकुमार। विवाह के अतिरिक्त आप साम्राज्य की वर्तमान स्थिति भी मुझसे पूछना चाहते हैं, क्या ये सत्य नहीं? ये पूछते समय उनके नेत्रों में बुद्धि की चमक थी। पुराना युवराज सिंह होता तो ऐसी बात सीधे नहीं करता, पर कंगनपुर द्वितीय के समाचार पत्रों ने फेई जितेंद्र को उसका नया रूप दिखा दिया था। जी, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं, युवराज सिंह ने स्वीकार किया। यद्यपि उनके पास आधुनिक युग का विशाल तकनीकी ज्ञान था, पर महान यू साम्राज्य की जड़, उसकी
राजनीति, उसके छुपे शत्रु, इन सब की समझ अभी अधूरी थी। और कंगनपुर द्वितीय की उन्नति के लिए यह अत्यंत आवश्यक था। फेई जितेंद्र ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, महान यू साम्राज्य इस समय आंतरिक कलह और बाह्य शत्रुओं से घिरा है, ये तो आप जानते ही हैं। हमारा सबसे प्रबल शत्रु अभी भी उत्तर के जंगली कबीले हैं। बैशन ठाकुर बीशान इस बार भले पीछे हट गया हो, पर अपमान का बदला लेने अवश्य लौटेगा। मेरे स्रोतों के अनुसार लौटने पर उसे सजा तो मिली, पर साथ ही उसने रक्तभेड़िया कबीले को शन्हाई दर्रे से योधपुर यूजुग में बसाने का आदेश दे दिया है। ये कबीला हुयानतो गोत्र से कहीं अधिक भयंकर है। ये सुनकर युवराज सिंह चकित रह गए। उनकी अपनी सूचना व्यवस्था अभी दरबार जितनी प्रबल नहीं थी। फेई जितेंद्र आगे बोले, हुयानतो गोत्र तो एक छोटा कबीला था। वज्रगुप्त बुजुगु की कृपा पाकर ही योधपुर में डेरा जमाए थे। पर रक्तभेड़िया कबीला उत्तर के सबसे शक्तिशाली कबीलों में से है। आपने उनके सैनिक रक्तभेड़िया अंगरक्षकों को स्वयं देखा है। युवराज सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। अत्यंत प्रशिक्षित, मृत्युभय से रहित, क्रूर और अनुशासित ऐसी सेना मैंने कम देखी है। कंगनपुर युद्ध के वे दृश्य उन्हें आज भी विचलित करते थे, जहां लाशें ढेर की तरह गिरती रहीं, पर वे योद्धा फिर भी दौड़ते रहे। ठीक यही कारण है कि वे भयभीत करते हैं, फेई जितेंद्र बोले। रक्तभेड़िया सेना उस्मानी साम्राज्य के विरुद्ध अभियान में बैशन ठाकुर के साथ लड़ी है। युद्ध पक्ष अनुभवी कबीले में लगभग 5 लाख लोग हैं, जो 100,000 घुड़सवार कभी भी खड़े कर सकते हैं। दास सेनाओं को जोड़ दे तो और भी अधिक। आपने बैशन को जो घाव दिया है, वह अवश्य उसका प्रतिशोध लेगा। वह अब आपके तोपखानों का अध्ययन करेगा और उनका उपाय ढूंढेगा। युवराज सिंह ने कहा, ये तो मैं पहले ही सोच चुका हूं। सबसे बुरा ये होगा कि बैशन स्वयं तोपें बना ले। कंगनपुर की सेना कभी भी निर्जन समतल भूमि पर इन कबीलों से नहीं लड़ सकती। युवराज सिंह ने चिंतित स्वर में कहा, मेरा उद्देश्य धीरे धीरे आगे बढ़ना है, किले बनाना, तोपों से हमला करके योधपुर की भूमि को कतरना। फेई जितेंद्र संतुष्ट हुए। अच्छा है, मुझे यही चिंता थी कि आप मैदान में उनसे भिड़ने का निर्णय न कर बैठें। उनके अतिरिक्त महान यू साम्राज्य को 3 और बड़े खतरे हैं। कृपा कर विस्तार से बताइए, फेई महाराज। फेई जितेंद्र क्रमबद्ध ढंग से बोले, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला महाशत्रु, समुद्री डाकू। जैसा कि राजकुमार वेणुगोपाल ने दरबार में कहा था, तटवर्ती समुद्री डाकू बहुत बढ़ गए हैं। इन लुटेरों में 40% जापानी, 40% कोरियाई और शेष 20% वो और यूए प्रदेशों के पंदी, जो विदेशी लुटेरों से हाथ मिलाकर हमारे तटों को लूटते हैं। युवराज सिंह दंग रह गए। 40% कोरियाई? हाँ, फेई जितेंद्र ने गहरी सांस ली। कभी वे हमारे आश्रित थे, पर जब उत्तर के कबीलों ने शक्ति पाई, उन्होंने हमारी अधीनता छोड़ दी और हमारे दूतों की हत्या कर दी। तब से वे छद्म रूप में समुद्री डकैती करवाते हैं, हमारे तटीय नगरों की संपत्ति लूटते हैं, मछुआरों का संहार करते हैं। युवराज सिंह ने आधुनिक इतिहास की बातें याद की, किस प्रकार पड़ोसी देशों ने हर युग में मध्यभूमि को घेरने का प्रयास किया। फेई जितेंद्र बोले, इसी कारण समुद्री व्यापार लगभग समाप्त हो गया है। राजकुमार वेणुगोपाल को छोड़कर अब कोई व्यापारी समुद्र पथ पर जाने का साहस नहीं करता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा महाशत्रु, अन्नम, वियतनाम। दक्षिण में अन्नम है, हमारे सीमावर्ती गांवों को जला देता है, भूमि हथिया लेता है। हमने कई बार अभियान भेजे, पर हर बार पराजय ही मिली। संसाधन नष्ट हुए, परिणाम शून्य। अन्नम, वर्तमान वियतनाम, कभी वफादार आश्रित था, पर जब त्रन वंश की हत्या कर दी गई और सत्ता हुआ वंश के हाथ लग गई, तभी से वे महान यू के दुश्मन बन गए। छापामार, आगजनी और लूटपाट, ये उनका स्वभाव बन गया। युवराज सिंह ने सोचा, आश्चर्य नहीं कि आधुनिक युग में भी ये तीनों पड़ोसी कोरिया, जापान और वियतनाम हमेशा चीन के विरुद्ध मोर्चा बनाते रहे। इतिहास बार बार अपने चक्र दोहराता है। अध्याय 218, प्रस्थान की तैयारी। नर्म धूप भीतर आ रही थी, फिर भी फेई परिवार के मुख्य कक्ष का माहौल भारी बना हुआ था। युवराज सिंह गहरी झुंझलाहट महसूस कर रहे थे। बर्बरों को जोड़कर अब साम्राज्य के सामने 4 बड़े खतरे खड़े थे, और उनमें से 2 तो उनके द्वार तक पहुंच चुके थे। लंबी चुप्पी के बाद, मानो कोई सुन लेगा इस डर से, फेई जितेंद्र धीरे से बोले, बर्बरों के अलावा तीसरा बड़ा खतरा है, वे सामंती सरदार जो शाही रक्त के नहीं हैं। युवराज सिंह चौकन्ने हो गए। ये वह विषय था जिसे कोई दरबारी खुले में कहने की हिम्मत नहीं करता, एक ऐसा सच जिसे सभी जानते थे, पर बोलने से कतराते थे। यहां तक कि शक्तिशाली फेई परिवार भी उन गैर शाही सरदारों द्वारा फैलाए जा सकने वाले अराजक तूफान को नहीं झेल सकता था। युवराज सिंह ने सच्चे मन से कहा, महामहिम फेई जी, आपकी दूरदृष्टि सचमुच अद्वितीय है। ये कनिष्ठ राजकुमार आपकी विद्वत्ता का सम्मान करता है। फेई जितेंद्र ने फिर आह भरी। राजकुमार, आप अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। आपकी बुद्धि से आप स्वयं भी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते। बाहरी खतरों को अभी रोका नहीं जा सकता, तो आइए आपको दरबार के गुटों के बारे में बताता हूं। युवराज सिंह ने सिर हिलाया। वर्तमान में उनका अपना प्रदेश ही अस्थिर था, बाहरी समस्याओं से उलझना असंभव था।
सबसे पहले विकास ही उनका ध्येय था। फेई जितेंद्र बोले, ऊपर से तो दरबार युद्ध और शांति के गुटों में बंटा लगता है, पर वास्तविकता अधिक उलझी हुई है। प्रत्येक राजकुमार अलग अलग सामंती हितों का प्रतिनिधित्व करता है। कुई हरिशंकर के नेतृत्व में नागरिक अधिकारी इन योजनाओं को हवा देते हैं ताकि वे दरबार पर नियंत्रण पा सकें। लोकेंद्र सिंह के अधीन सैन्य गुट भी एक जैसा नहीं है। उधर राजकुमारी पिंग्यान कंगनपुर में अस्थिरता बढ़ाती रहती हैं। वे आगे बोले, वर्तमान में राजकुमार आप सेना के उन कमांडरों से हाथ मिला सकते हैं जो लोकेंद्र सिंह के अधीन हैं। नागरिक अधिकारियों में आपके पुराने मित्र तो आपको स्वयं ज्ञात हैं। जहां तक राजकुमारी पिंग्यान का सवाल है, सावधान रहिए। जरूरत पड़े तो सहयोग करिए, पर कभी पूरी तरह उन पर भरोसा मत करिए। युवराज सिंह ने सिर झुकाकर सहमति दी। पांग युकुन और झान शिंगचांग भी ऐसा ही अनुमान लगा चुके थे। फेई जितेंद्र ने निष्कर्ष दिया, परंतु सबसे बढ़कर आपको सम्राट विक्रमेंद्र को अपने पक्ष में करना होगा। बाकी सब तो तूफानों से बचने के लिए अस्थायी आश्रय हैं। सिर्फ सम्राट ही वह विशाल वृक्ष हैं जो सचमुच आपकी रक्षा कर सकते हैं। युवराज सिंह ने कृतज्ञता से कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं महामहिम। कुछ क्षण बाद फेई जितेंद्र बोले, कुछ मंत्री भी हैं जिनसे मैं सलाह दूंगा कि आप भेंट करें। युवराज सिंह ने झान शिंगचांग द्वारा बनाई सूची निकालकर पूछा, क्या वे यही हैं? सूची देखते ही फेई जितेंद्र मुस्कुरा दिए। ऐसे सलाहकारों के रहते मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, यही वे अधिकारी हैं। फिर वे तीनों व्यक्तियों का विस्तार से परिचय देने लगे। हे जोंग, युद्ध मंत्रालय के उप मंत्री, यू मिंग, विधि समारोह मंत्री, और चाओ जुन, शाही अकादमी के कुलाधिपति। लंबे विचार विमर्श के बाद जब धूप ढलने को थी, युवराज सिंह बोले, महामहिम, आज अवकाश का दिन है, मैं अभी उनसे मिलने चला जाता हूं। अनुमति दें। फेई जितेंद्र ने संतोष से सिर हिलाया। अच्छा है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। उन्होंने युवराज सिंह को द्वार तक छोड़ा और जाते हुए बोले, फेई परिवार ने इससे पहले कभी इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाया। ईश्वर करे ये निर्णय सही सिद्ध हो। फेई निवास से निकलकर युवराज सिंह ने सेवकों को तीनों अधिकारियों के यहां उपहार पहुंचाने भेजा। इनमें से किसी का पद रसूख या कुलीन जन्म की वजह से नहीं था, सिर्फ उनकी योग्यता ही उन्हें यहां लाई थी। उनकी आश्चर्य भरी प्रतिक्रियाएं साफ दिखती थीं। फेई जितेंद्र की सलाह मानते हुए युवराज सिंह ने बातचीत में राज्य के विषय छेड़े, पर खुले तौर पर किसी को अपने पक्ष में आने का निमंत्रण नहीं दिया। सभी बातें सहज पर गंभीर थीं। यही राजनीतिक सूझबूझ की कला थी। बिना कहे उपहार सब कुछ कह देते थे। अब यह इन अधिकारियों का निर्णय था कि भविष्य में वे किधर झुकेंगे। पूरा दिन कार्यों में बीत गया। कल का दरबार ही उनकी कंगनपुर यात्रा का अंतिम चरण था। सम्राट विक्रमेंद्र को उपहार भेंट कर कुछ विश्राम के बाद वे वापस किशनपुर लौटेंगे। यह आधुनिक युग नहीं था जहां एक फोन कॉल काफी हो। हर यात्रा मूल्यवान समय नष्ट कर देती थी। प्रातःकाल उन्होंने सभी उपहार तैयार किए। इस बार न तो लोकेश सिन्हा और न ही ललित फौजी उनके साथ थे। ये दरबार का नियमित सत्र था जो उनकी पद सीमा से बाहर था। चेंगगुआंग सभा कक्ष में औपचारिक अभिवादन के बाद सभी की निगाहें युवराज के पास रखे बड़े संदूक पर टिक गईं। सम्राट विक्रमेंद्र उत्सुकता से बोले, राजकुमार, क्या ये वही उपहार हैं जिनका आपने वचन दिया था? युवराज सिंह मुस्कुराए, हाँ पिताजी, ये दोनों उपहार आपको अवश्य भाएंगे। सम्राट व्याकुल होकर बोले, इन्हें तुरंत खोलो। कोई मंत्री विरोध नहीं कर सकता था। सभी कौतूहल से देखते रहे। कई तो इस बात से भी ईर्ष्या कर रहे थे कि राजकुमार ने हाल में फेई जितेंद्र आदि को कितने मूल्यवान उपहार भेजे थे। संकेत पाते ही पहरेदारों ने पहला संदूक खोला। भीतर कपड़े से ढका लगभग 1 मीटर ऊंचा वस्तु रखा था। युवराज सिंह ने कपड़ा हटाया। एक अद्भुत कांच की पहाड़ी मूर्ति जिस पर उत्कीर्ण था एकीकृत साम्राज्य। सभागार में हतप्रभ स्वर गूंज उठे। सम्राट स्वयं सिंहासन से उतरकर समीप आए। ये पूरा वस्तु कांच का है। हर अंश, पिताजी। सम्राट प्रसन्न होकर चारों ओर से इसे निहारने लगे। अन्य राजकुमारों की आंखों में लालसा झलक रही थी, विशेषकर राजकुमार यानेश्वर, जिनकी ईर्ष्या छिपाए नहीं छिप रही थी। फिर सम्राट छोटे संदूक की ओर बढ़े। और ये? युवराज बोले, पिताजी, ये भी उतना ही अनमोल है। उन्होंने केस खोला और नलिका जैसी वस्तु निकाली। इसे दूरबीन कहते हैं। दूरबीन। सम्राट ने भौहें चढ़ाईं। यह एक डंडे जैसा ही तो है, करता क्या है? राजकुमार यानेश्वर लगभग हंस ही पड़े, पर कविता सभा में मिली बेइज्जती याद आते ही चुप रह गए। युवराज सिंह ने विनम्रता से समझाया, पिताजी, इसे आंख से लगाकर दूर की वस्तु देखिए। अध्याय 219, राजकुमार यानेश्वर को फटकार। चेंगगुआंग सभा कक्ष दक्षिण की ओर खुलता था, कंगनपुर राजधानी को ऊपर से निहारता हुआ, जहां से पूरे नगर का साफ दृश्य मिलता था। युवराज सिंह के निर्देश पर सम्राट विक्रमेंद्र ने एक नलिका दूरबीन अपनी आंख से लगाई, और तुरंत दूर स्थित राजमहल का द्वार मानो निकट आ गया। सम्राट चौंक कर पीछे हटे। ये कैसी मायावी वस्तु है? युवराज सिंह को आश्चर्य नहीं हुआ। न्यूबेन और ललित फौजी भी पहली बार ऐसा ही चौंके थे।
वे मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी, घबराने की आवश्यकता नहीं। ये दूरबीन का चमत्कार है, इसमें किसी प्रकार का जादू नहीं। इसमें 2 विशेष प्रकार के कांच के लेंस लगे होते हैं। 2 कांच के टुकड़े। सम्राट ने स्वयं को संयत किया। साम्राज्य के शासक होने के बावजूद ऐसी अद्भुत वस्तुएं उन्हें विस्मित कर देती थीं। युवराज सिंह ने पहले से तैयार दूसरी दूरबीन को खोलकर लेंस बाहर निकाले। कृपया देखें, पिताजी। युवराज ने लेंसों को क्रम में जोड़कर वही बढ़ाई हुई छवि दिखा दी। सम्राट की आशंका मिटकर आकर्षण में बदल गई। वे फिर दूरबीन उठाकर कंगनपुर को देखने लगे। राजमहल का द्वार, मंत्रालयों की इमारतें, यहां तक कि सुभाष मार्ग पर चलते लोग भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उत्साह से कहा, अद्भुत, युद्ध में यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। युवराज सिंह ने तुरंत कहा, बिल्कुल, पिताजी, कंगनपुर द्वितीय में इन्हीं की सहायता से मैं बर्बरों की गतिविधियां बहुत पहले देख पाया। पूरा दरबार इस दृश्य के लिए उत्सुक हो उठा। विशेषकर सैनिक अधिकारी ये सुनकर बेचैन हो गए कि इसका युद्ध में कितना लाभ है। लोकेंद्र सिंह, जिन्होंने ये दूरबीन अपने पुत्र से पहले ही सुनी थी, तनिक अधीर हो बोले, महाराज, क्या ये दास भी इसे देख सकता है? युवराज के उपहार से गर्वित सम्राट ने प्रसन्नता से कहा, आओ, सब लोग देखो राजकुमार की प्रतिभा। एक एक कर अधिकारी इसे देखकर दंग रह गए। यहाँ तक कि अन्य राजकुमार भी अपनी झिझक छोड़कर देखने आए, पर उनके चेहरों पर ईर्ष्या और पीड़ा साफ झलक रही थी। इनमें सबसे तीखी जलन थी राजकुमार यानेश्वर के चेहरे पर। प्रदर्शन के बाद सम्राट ने कांच की मूर्ति को फिर एक बार देखा और संतुष्ट होकर सिंहासन पर लौटे। उन्होंने गंभीर स्वर में युवराज से पूछा, राजकुमार, ये उपहार अत्यंत मनोरम है, पर तुमने ऐसा अद्भुत ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? युवराज पहले से तैयार थे। वर्षों पहले महापश्चिम भूमि से एक जलपोत दुर्घटनाग्रस्त यात्री मेरे प्रदेश में पहुंचा था। उसने पुस्तकों और शिक्षा के माध्यम से ये ज्ञान दिया। सम्राट ने आश्चर्य से पूछा, सचमुच? पांग्युकुन ने कभी इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? युवराज बोले, तब किशनपुर पर बड़े कुलों का प्रभुत्व था। मैंने उस यात्री के ज्ञान को गुप्त रखा। उसी ज्ञान का सहारा लेकर बाद में मैंने उन कुलों का दमन किया। तभी राजकुमार यानेश्वर व्यंग्य से बोले, और अब वह यात्री कहाँ है? उनकी चोटें गंभीर थीं, 1 वर्ष में उनका देहांत हो गया। यानेश्वर ने उपहास किया, बहुत सुविधाजनक मृत्यु है, कोई गवाह ही नहीं बचा। ये सुनते ही सम्राट का चेहरा कठोर हो गया। वे दहाड़े, राजकुमार यानेश्वर, क्या तुम अपने अपराधों को स्वीकार करते हो? यानेश्वर कांप गए, कौन से अपराध, पिताजी? धड़ाम, सम्राट क्रोध में उठ खड़े हुए, मेरे गुप्तचर पुष्टि कर चुके हैं कि तुमने शोरा नमक सल्फर की खदानों को रोका। जब युवराज कंगनपुर द्वितीय की रक्षा कर रहे थे, तुमने क्षुद्र षड्यंत्रों के लिए साम्राज्य को संकट में डाला। क्या मैं तुम्हारा जागीर खिताब छीन लूं? पिताजी, राजकुमार घुटनों के बल गिर पड़े और तीसरे राजकुमार की ओर असहाय निगाहों से देखने लगे। तीसरे राजकुमार ने मन ही मन उन्हें कोसा। संकट के समय युवराज का विरोध करना मूर्खता थी, लेकिन भाई होने के नाते उन्हें बोलना ही पड़ा। वे बोले, पिताजी, यानेश्वर ने हल्की फुल्की गलती अवश्य की है, पर उसे शोरा की तस्करी की रिपोर्ट मिली थी। उसका उद्देश्य द्रोह नहीं था। हाँ, यही सत्य है। यानेश्वर तुरंत इस सहारे को पकड़कर बोले, गैर शाही सामंती सरदारों के विपरीत राजकुमारों की जागीरें मिसकॉन्डक्ट पर छीनी जा सकती थीं, खासकर उन राजकुमारों की जिनके पास छोटे छोटे जिले ही होते थे। सम्राट का ठंडा क्रोध पूरे सभा कक्ष में फैल गया। तीसरे राजकुमार, क्या तुम और तर्क दोगे? तीसरे राजकुमार ने घबराकर कहा, महाराज, रिपोर्टें वास्तव में मौजूद हैं। भारी तनाव के बाद सम्राट ने आदेश दिया, इस घटना के बावजूद यानेश्वर से शोरा की निगरानी छीन ली जाती है। मंत्री किंचेंगमिंग, लाल वस्त्रधारी अधिकारी आगे आए, आपका सेवक उपस्थित है। सम्राट बोले, शाही कोषागार अब सभी शोरा खदानों का नियंत्रण अपने अधीन लेगा। मासिक वितरण मेरी स्वीकृति से होगा। तोपों के लिए ये पदार्थ अत्यंत आवश्यक है। युवराज सिंह भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए। यानेश्वर की मूर्खता ने उनका शोरा संकट स्वयं ही हल कर दिया। पर वे सम्राट की दूरदृष्टि भी समझते थे। शोरा पर नियंत्रण का अर्थ था प्रांतीय शक्तियों पर और कड़ी पकड़। मुख्य विषय निपटने के बाद कंगनपुर द्वितीय की विजय तो सामान्य मसलों से कहीं बढ़कर थी। युवराज ने अवसर देखा और कहा, पिताजी, मुझे 2 दिनों में किशनपुर लौटना होगा, इसलिए मैं सैन्य प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। वह प्रतियोगिता भड़कीले युद्धाभ्यास वाली थी, जो या तो किशनपुर की शक्ति को उजागर कर देती या सैबोटाज का अवसर दे देती। उधर रक्त भेड़िया जनजाति अब युद्धों में थी और हर दिन महत्वपूर्ण था। नई रक्षा दीवारों की निगरानी उन्हें स्वयं करनी थी। आयरन डायनेस्टी अध्याय 220, विवाह। पूरी तरह नियम अनुसार अनुवाद, कोई टिप्पणी कमेंट बीच में नहीं। ठीक है, एक राष्ट्र एक दिन भी अपने शासक के बिना नहीं चल सकता, और एक जागीरदार राज्य भी अपने जागीरदार राजा के बिना अधिक देर नहीं रह सकता, वरना आलोचना उठ खड़ी होती है। तुम कुछ दिन और कंगनपुर राजधानी में अपनी मां के साथ रहो, फिर वापस लौट जाना।
सम्राट विक्रमेंद्र ने कहा। उन्होंने आगे कहा, मुझे समाचार मिला है कि बेईशान की रक्त भेड़िया जनजाति योजोऊ में घुस चुकी है और शांघाई दर्रे पर कब्जा कर लिया है। लगता है आने वाले समय में घास के मैदानों में और उथल पुथल होगी। युवराज सिंह ने प्रण लिया। पिताश्री, निश्चिंत रहें, चाहे कोई भी हो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि कंगनपुर द्वितीय कभी नहीं गिरेगा। सम्राट विक्रमेंद्र हल्का सा मुस्कुराए और राजकुमार यानेश्वर से बोले, बड़े भाई होने के नाते तुम्हें स्वयं पर विचार करना चाहिए। राजकुमार यानेश्वर मन ही मन जल रहे थे, पर बोले, जी पिताश्री। युवराज सिंह द्वारा दिए गए सुंदर उपहार देखने की उत्सुकता में सम्राट जल्दी लौटना चाहते थे। उन्होंने फैंग देशपाल को संकेत किया। फैंग देशपाल ने पुकारा, दरबार समाप्त। चूंकि आज कोई महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं थे, सभी मंत्री झुककर प्रणाम कर चेनशिंग भवन से बाहर निकल गए। महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। जैसे ही युवराज सिंह बाहर निकले, लोकेंद्र सिंह उनके पीछे आ पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, क्या आपके पास वे दूरबीनें और हैं? क्या एक इस बूढ़े सेवक को भी दें? युवराज सिंह मुस्कुराए, चिंता न करें सेनापति, दूसरों के लिए न हो पर आपके लिए मैं कभी नहीं भूलता। कल मैं फेई जितेंद्र महोदय से मिला था और आज मैं स्वयं आपको उपहार भेजने ही वाला था। लोकेंद्र सिंह बोले, महाराज की कृपा अपरंपार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दूरबीन। जिन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा, वे दूरबीन का महत्व समझ ही नहीं सकते थे। युवराज हंसे, अच्छा, तो फिर मैं मदहोश किशनपुर वाली शराब वापस ले लेता हूं। ये सुनकर लोकेंद्र सिंह घबरा गए। महाराज, दिया गया उपहार वापस कैसे लिया जा सकता है? युवराज हंस पड़े, मुझे पता था, सेनापति को शराब भी प्यारी है। महल के द्वार से बाहर निकलते हुए युवराज सिंह को अचानक लोकेश सिन्हा की याद आई। सेनापति, मैं कुछ दिनों में किशनपुर लौट रहा हूँ। लोकेश वहां मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा है, पर आखिर वह साम्राज्य की सेना का ही अधिकारी है। इस पर लोकेंद्र सिंह गंभीर हो गए। कुछ क्षण सोचकर बोले, महाराज, लोकेश यहाँ दरबार सेना में निष्क्रिय पड़ा है। उसकी प्रतिभा यहाँ व्यर्थ जा रही है। यदि आप अनुमति दें, तो मैं सम्राट से निवेदन करूं कि लोकेश आपको परिवार सेनापति के रूप में सौंप दिया जाए। कैसा रहेगा? ये युवराज सिंह की परीक्षा थी, क्या लोकेंद्र अपने परिवार को उन पर भरोसे से सौंपते हैं या नहीं। अब जब उन्होंने स्वयं लोकेश को युवराज को सौंपने का प्रस्ताव दिया, यह उनका विश्वास और सम्मान दिखाता था। युवराज ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत अच्छा है सेनापति, आपका बहुत आभार। लोकेंद्र सिंह बोले, आज के यु महान साम्राज्य में आप जैसे राष्ट्रनिष्ठ कितने ही हैं, महाराज। इसी निष्ठा के कारण मुझे विश्वास है कि लोकेश आपके अधीन महान कार्य करेगा। ये सब तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि हमारे लो परिवार की वंश परंपरा सुरक्षित रहे। युवराज ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या अर्थ है सेनापति? उन्होंने धीरे से कहा, यदि मनुष्य भविष्य की योजना न बनाए तो संकट शीघ्र आ जाता है। ये तो बस एक बूढ़े आदमी की चिंता है, महाराज। युवराज सिंह ने न्यूबेन को याद किया और समझ गए, शायद लोकेंद्र को डर था कि कभी किसी समय पूरा परिवार संकट में न पड़ जाए। लोकेश को युवराज सिंह के अधीन भेजकर कम से कम पूरा परिवार जोखिम में नहीं होगा। अपने निवास लौटकर युवराज सिंह ने उपहार लोकेंद्र सिंह को भेज दिए। इससे पहले वह महल के बाहर सभी उच्च अधिकारियों को उपहार दे चुके थे। अब सिर्फ शाही महल की स्त्रियां बाकी थीं। जो लोग सम्राट के कान में फूंक मारते थे, उनकी अनदेखी करना खतरनाक था। इसलिए युवराज सिंह ने सुगंधित इत्र, साबुन और अन्य वस्तुएं लेकर महल में प्रवेश किया। तुम कुछ दिनों में किशनपुर लौट रहे हो। ये सुनकर रानी जरीन को विदा का दुख हुआ। युवराज बोले, माता, किशनपुर अभी भी पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा है। मैं एक दिन भी ढील नहीं दे सकता। वहां लौटने आने में 1 महीना लगता है और मेरी अनुपस्थिति में कोई उपद्रव न हो जाए, इसका भय रहता है। रानी जरीन समझदार थीं। रोने धोने के बजाय उन्होंने कहा, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें समझ है कि शासन एक दिन भी छोड़ा नहीं जा सकता। यदि ऐसा है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इस दुनिया में रानी जरीन ही ऐसी थी जिनसे युवराज सिंह को स्नेह मिलता था। युवराज ने कहा, माता, आप महल में सावधान रहें, दुष्ट लोगों से बचकर। रानी जरीन ने हाथ पकड़कर कहा, एक माँ की प्रतिष्ठा उसके पुत्र से होती है। अब जब सम्राट का स्नेह तुम पर बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि वे मेरी ओर भी ध्यान देंगे। यदि तुम्हें मेरी चिंता है, तो अपने प्रदेश को मजबूत करो। युवराज ने सिर हिलाया। रानी जरीन राजमहल में बंद रहते हुए भी सब स्थिति समझती थी। जैसे जैसे युवराज सिंह शक्तिशाली होंगे, उनकी मां की प्रतिष्ठा भी उतनी ही बढ़ेगी। युवराज ने कहा, माता, ये उपहार आपको दे रहा हूं। इन्हें उन रानियों को बांट दीजिए जिनसे आपके संबंध अच्छे हैं। इससे आपके समर्थक बढ़ेंगे। रानी जरीन बोली, इसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। तभी बाहर से फैंग देशपाल की आवाज आई। कुछ देर बाद लियू ली उन्हें अंदर ले आई। उन्होंने हर्षित स्वर में घोषणा की, महाराज, विवाह का फरमान जारी हो गया है। महाराज और फेई परिवार का रिश्ता अब आधिकारिक हो गया है। ये सुनकर रानी जरीन प्रसन्न हो उठी। इस शुभ समाचार के लिए धन्यवाद, मंत्री फैंग।
लियू ली, मंत्री फैंग के लिए उपहार लाओ। फैंग देशपाल बोले, महारानी, इसकी आवश्यकता नहीं। युवराज ने मुझे काफी उपहार दे दिए हैं। रानी जरीन हंसकर बोली, युवराज युवराज हैं, पर तुम अलग हो। यह विशेष अवसर है। लियू ली ने उपहार लाकर दे दिए और फैंग देशपाल को स्वीकार करना पड़ा। उनके जाने के बाद रानी जरीन बोली, अब जब विवाह निश्चित हो गया है, 6 परंपरागत वैवाहिक विधियां पूरी होते ही विवाह संपन्न होगा। महान यू साम्राज्य में विवाह की 6 विधियां थीं। वर वरण, नाम पूछना, शकुन विचार, उपहार देना, शुभ तिथि और विवाह संस्कार। ये पूरी प्रक्रिया काफी लंबी थी। विवाह की व्यवस्था अब मर्यादा मंत्रालय देखेगा और सभी प्रक्रियाएं पूरी होने में लगभग आधा वर्ष लगेगा। शुभ तिथि चुनने में शायद 1 वर्ष भी लग जाए। युवराज मुस्कुराए, अब जब विवाह सुनिश्चित हो गया है तो कंगनपुर राजधानी में मेरा काम समाप्त। रानी जरीन ने सिर हिलाया, तो फिर तुम जल्द ही रवाना हो जाओ। मैं यहाँ विवाह की तैयारियां संभाल लूंगी। जैसे ही शुभ तिथि तय होगी, मैं तुम्हें संदेश भेज दूंगी। शायद 1 साल लगे। ये युवराज की अपेक्षाओं के अनुसार ही था। 1 वर्ष में वे किशनपुर को और मजबूत कर सकेंगे। यदि विवाह तुरंत होता तो योजनाएं बाधित होती। कुछ दिन मां संग बिताकर युवराज सिंह ने जियुवान और लक्ष्मी लोहा को सामान बांधने का आदेश दिया ताकि वे किशनपुर लौट सकें।